मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। उम्मीद करती मेरे सारे तमाम नाजरीन खैर खैरियत से होंगे, संडे एंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन, जैसे कि आप सबको पता ही है, कराची में सियासी पारा हाई हुआ हुआ है। कहीं तोड़ फोड़ जा रही तो कहीं सियासी तनकीद एक दूसरे पे की जा रही है। बात करूँ तहरीक इंसाफ या फिर पीपल्स पार्टी की, तो सिंध का माहौल गर्म रखा हुआ है। जैसे कि आप सबको पता है कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ जो है वो एक दूसरे के ऊपर तनकीद और इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस और कई इल्ज़ामात एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं। तो ये जो है गर्मा गर्म माहौल आजकल आप लोग हमारे नाजरीन जो है ये देख रहे होंगे। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कराची में तोड़ फोड़ जारी है, कई इलीगल जो सारे मतलब जिन लोगों ने अपने अपने वो थिएटर पारे की अगर मैं बात करूँ तो वो भी जो है केएमसी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम अंजाम दे रही है। हमारे पास बशीर सिद्दीकी साहब आए थे, उन्होंने जिस तरह की बताया कि इलीगल पोर्शन हो या फिर जो रोड पे जिन्होंने घेर के अपनी क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे छोटे छोटे से टीए रखे हुए हैं और वहाँ पे वो किस तरह से जगह घेरी हुई और ट्रैफिक एक जैम जो है वो मामूल के मुताबिक होने लगा है। तो आपको सबको पता ही है, जैसे कि मैं जिस तरह मैंने जिक्र किया कि कराची का माहौल गर्मा गर्म है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। सियासत जो है वो इल्ज़ाम तराशी की सियासत जारी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी हो या फिर नून लीग हो, वो भी बहुत ज़्यादा अपना एक किरदार अदा कर रही है। उसमें मरीम नवाज शरीफ जो है वो भी जो है एक दूसरे के ऊपर वो भी जो है इल्ज़ाम तराशियाँ, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरनों की बात हो, या आपके सामने पीडीएम का भी है जैसे कि आपको पता ही है। वो सब आप देख ही रहे होंगे आप आजकल तो टीवी पे मैं बात करूँ, यही सब चीज़ें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ ही की जा रही है। कराची के मसले जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर मैं बात करूँ स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, तो स्ट्रीट क्राइम जो है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है। कई वारदातें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे जो है कई जो है स्ट्रीट क्राइम के आपके सामने रिपोर्ट्स आ रही होंगी। अगर जो है मैं बात करूँ जिस तरह से हमारे कुछ ऐसे शरपसंद अनासर हैं जो हमारे शहर का अमन ख़राब करना चाह रहे हैं, और उसमें आपको पता होगा गुज़श्ता रोज़ जो है कई तरह की अमन ख़राब करने की कोशिशें की गई है, लेकिन हमारे सिंध पुलिस और रेंजर्स का एक बहुत बड़ा किरदार है उसमें। उन्होंने फौरी तौर पर जो है एक्शन लेते हुए उन लोगों को जो है उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और जो है पूरा बाकायदा सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है माशाल्लाह। और जिस तरह से मैं आपको बताऊं नाजरीन के एक टारगेट किलिंग जो है वो भी आपको पता ही है कि कई रोज़ से जो है ये भी एक मसला चलता हुआ आ रहा है। अभी मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से परसों तरसों से ये सारे मसले मसाइल जो कराची में 6 से 7 कत्ल हो चुके हैं, तो ये भी एक बहुत गंभीर मसला है कि इस तरह से ये कौन है, क्यों किए जा रहे, क्या वजूहत थी। और जिस तरह से आपको पता है कि अभी टिकटॉक स्टार के हवाले से भी वो उनके भी कुछ जो इसमें कत्ल में मुलव्वस लोग हैं, माशाल्लाह हमारी सिंध पुलिस एक बेहतरीन काम कर रही है और रेंजर्स जो उसमें भरपूर उनका साथ दे रहे हैं। हमारे जो शहर का अमन ख़राब करने वाले हैं वो जो है मेरे ख्याल से उनको पता नहीं है कि हमारी एजेंसी जो है माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो इंशाल्लाह उन तक पहुँचेंगी और जो है उनको इंशाल्लाह कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगी। हमारे शहर का अमन कोई ख़राब नहीं कर सकता। नाजरीन, जिस तरह से आपको बताऊँ कि जिस तरह आपको पता है कि अमन ख़राब करने वाले जो उनके जो हमारे इदारों के ऊपर भी उंगलियाँ उठाई जा रही है। सिंध पुलिस का मैं बात करूँ या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, तो वो जो है इनकी नाकाम कोशिश है, ये ऐसा हो नहीं सकता। और जिस तरह से आपको पता है कि हम मेरे जो शो का मकसद है, हम अवामी मसले मसाइल को हम हाईलाइट करते हैं, उन पर हम गुफ्तगू करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आला हुक्काम तक जो है अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है आवाज़ बुलंद करें, उन जगहों पे हम उनकी आवाज़ पहुँचाएँ जहाँ पे उनकी सुनवाई और उनके मसले मसाइल हल किए जा सकें। तो मैं आज जो है हम इसी हवाले से हम बात करेंगे कि कराची में अमन कौन ख़राब करने वाला है, इसमें ताजर जो है वो कितने डिस्टर्ब हुए हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से हम बात करते हैं कोविड के हवाले से, तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बढ़ चुके, ताजर बरादरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई भी है। उस तरह के वसाइल नहीं है, उस तरह की इनकम नहीं है, उस तरह के कारोबार नहीं रहा। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है जिनको उन्होंने अपने पास नौकरी पर रखा हुआ है उनको भी सैलरी देनी है। कितने लोग बेरोज़गार हुए हैं इस दौरान, हम इससे भी हम बात करेंगे। हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने जिक्र किया था, मैं बात करूंगी, हमारे साथ मौजूद होंगे ताजर बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले ताजर। मैं क्योंकि जिस तरह से गुज़िश्ता साल जो है ताजरों के ऊपर बहुत ही भारी साबित हुआ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आने वाला जो साल है वो ताजर बरादरी के लिए अच्छा साबित हो। क्यों आने वाला साल के मतलब नए साल में हम दाखिल हो चुके हैं, 2021 में हम आ चुके हैं, तो ये साल जो है ताजर बरादरी के लिए किस तरह से और किस तरह से साबित हो रहा है, कैसा हो सकता है, ये हम बात करते हैं। ताजर हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ ताजर शेख हबीब ऑल कराची सिंध ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं जमील अख्तर मीना बाज़ार करीमाबाद के मार्केट के सदर। सर, मैं आप दोनों को खुशामदीद कहूँगी, आप मेरे प्रोग्राम में आए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूँगी, नया साल कैसा रहा और मुल्क की मईशत के बारे में कुछ बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी आपने कहा कि 2020 हमारे लिए कैसा रहा, तो मैं समझता हूँ कि 2020 हमारे लिए बहुत बड़ा बहरान लेके आया पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के लिए। और इसमें भी दो राय नहीं कि कोरोना की सिचुएशन ने पूरी दुनिया के अंदर इसको जो है उसने अपनी लपेट में लोगों को मुतासिर किया और पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो एक तरफ साइड हो गई जी। लेकिन 2021 में हम ये समझ रहे थे कि शायद हम इससे निकल जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2021 भी हमारा जो है वो 2020 की तरह जाएगा। और बिजनेस कम्युनिटी समझती है कि एक तो हुक्मरानों की जो पॉलिसीज़ है ना वो समझ नहीं आ रही कि हुक्मरान करना क्या चाहते हैं और इस मुल्क में पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम और बिलखुसूस बिजनेस कम्युनिटी को क्या देना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये हमें कुछ ऐसा दें। उसकी वजह ये है कि मईशत जो है ना बिल्कुल तबाही की तरफ है और कोई भी शख्स इसको उठाने के लिए तैयार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नो डाउट बहुत बेहतरीन आदमी है, लेकिन उनकी जो काबीना है वो निचली सतह पे तमाम अपोजिशन के साथ जो बैठ के ना रोज़ाना वो सुबह आते हैं, शाम तक वो चलते हैं, उसके बाद उनके जवाबात में वो शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम और बिजनेस कम्युनिटी की तरफ कोई भी वज़रा, कोई भी सियासी पार्टी नहीं देख रही। हर सियासी पार्टी अपने मकासद की बात कर रही है, अपने मामलात को देख रही है। किसी को पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम से कोई सरोकार नहीं है, चाहे वो कोई सी भी सियासी जमात हो। इवन के इस वक्त हुकूमत जो मौजूद है उनकी भी तवज्जो नहीं है, उनके तमाम वज़रा उनको जवाब देने में लगे हैं पीडीएम को। हमें पीडीएम को नहीं देखना, अपने आप को देखना। जो 25 करोड़ आवाम आपको मुंतखब करके लेकर आइए, खुदारा उसको देखें आप। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने इन तमाम वज़राओं के इनको जो है ना इनको रोकें, इनको कहें कि इधर ना देखें, इधर देखें कि चारों सूबों में हो क्या रहा है। बिलखुसूस आपको कराची ने बहुत बड़ा बैंडिंग दिया है। मैं कहता हूँ तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ, 50 साल की तारीख़ में कराची में वफाक से आने वाला कोई शख्स हुकूमत बनाए। ये वाहिद शख्स है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब, जिन्होंने दावे और वादे किए पाकिस्तान के। और पूरी कराची बिलखुसूस कराची जो है मिनी पाकिस्तान है, सिंध का दारुल खिलाफा है। चारों सूबों से लोग आके यहाँ रोज़गार कमाते हैं। 3.5 करोड़ की आबादी वाले शहर को इन्होंने जो है बिल्कुल तबाही के दाने में खड़ा किया हुआ है। जितनी सियासी पार्टी मौजूद है कराची के अंदर, बात तो दावेदार सब है, लेकिन ऑन कोई नहीं करता, इसके मसाइल को कोई देखता नहीं है। आपने ठीक कहा सर। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी आजकल जो है तनकीद की सियासत चल रही है, आवाम के ऊपर, कारोबार के ऊपर, मुल्क की मईशत के ऊपर किसी किस्म का कोई फोकस नहीं रहा है, तो ताजर बरादरी से कितना नुकसान फेस कर रही है? ताजिर बिरादरी को तो इन्होंने बिल्कुल दीवार से लगा दिया है। चारों सूबों की ताजिर बिरादरी को बिलखुसूस दीवार से लगा दिया है। कराची को तो इन्होंने समझ लिया कि जो 67% रेवेन्यू देने वाला जो शहर था और सिंध को 95% रेवेन्यू देने वाला शहर, इससे तो इन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज किया हुआ है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इतनी बड़ी बात कर रहे थे कि 1100 अरब रुपए का पैकेज हम यहाँ देंगे, जिसमें सिंध गवर्नमेंट ने बाहर आके मैदान में कूद के कहा नहीं जी 800 अरब तो हम दे रहे हैं, वो तो 300 अरब का पैकेज दे रहे हैं। वो है कहाँ पैकेज? कराची की आवाम ऐसी सड़कों पे दौड़ रही है, ऐसी मिनी बसों पे लटक के जा रही है। कोई मकसद है कि निज़ाम नहीं है। आप ये देखें कराची का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अरसा 15 साल से तबाही की तरफ है। कोई शख्स इसको देखने वाला नहीं है। मुझे अफसोस होता है कि हुक्मरानों में इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इस पर कोई 100 मोटर नोटिस ले। 3.5 करोड़ की आबादी वाला जो शहर है ये मिनी पाकिस्तान कहलाता है। अफसोस इस बात का है कि इनको कोई ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। खुदारा कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाएं। ये सारी सियासी जमातें आती हैं, वादे करती हैं, 600 गाड़ी आ रही है, 800 गाड़ी आ रही है, 2000 बसें आ रही हैं, 2500 बसें आ रही हैं, एक बस नहीं चला के दे सके अभी तक ये लोग। सर, आपको लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हमारी मईशत बेहतर हो सकती है? देखिए, लोगों को तो सहूलत मिल सकती है ना। मईशत तो अपनी जगह, मईशत तो ये हुक्मरान चाहेंगे तो बेहतरी की तरफ होगा ना। जब ये अपनी उससे चीज़ों से बाहर निकलेंगे, अपने मफादात से बाहर निकलेंगे, तो शायद ये मुल्क के लिए सोचें।
ये तो अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो सब अपने पैसे, अपने करप्शन, अपनी बात, और सब मिल बैठ के एक काम कर रहे हैं। 70 साल में इन्होंने क्या दिया पाकिस्तान को? पेट्रोल की कीमतों में फिर से इजाफा हो गया, चीनी, दूध, दही आपके सामने देखिए 50 रुपए किलो चीनी महंगाई थी, पहुंच चुकी है। 50 रुपए आम की गरीब इंसान जो है वो मतलब ये तो उसके तस्वर में नहीं है कि मैं एक गिलास दूध पी लूं, अब तो एक वक्त का वो खाना खा ले, बड़ी बात, अफसोस का मुकाम है ये हमारे लिए बहुत। बिल्कुल। देखिए मैम, बात यही कहने का है कि महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। मैं ये समझता हूँ कि इनके हुजूरात बजाय अगर उधर देखने के बजाय अगर इधर देखे तो शायद कुछ बेहतरी की तरफ आ जाए। आवाम 25 करोड़ आवाम जो है प्राइम मिनिस्टर की तरफ देख रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी सियासी जमातें मिल के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को फारिग नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान फारिग हो सकती है, ये हुकूमत घर जा सकती है। अगर इन्होंने महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि ये साल गुजारना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सही। जमील अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, मीना बाजार करीमाबाद में कितने जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं आपके मार्केट में? मैं जमील अख्तर जो हूँ एडमिनिस्ट्रेटर मीना बाजार, और मैं कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद का सीनियर नायब सदर भी हूँ। जैसे हमारे शेख साहब ने, चेयरमैन साहब ने कहा है, एक तो ये बात मैं इनकी पहले बात को आगे करते हुए कहता हूँ कि हकीकत में जो है शहर का इसका बेड़ा गर्क होता है। ओन करते हैं सबके, हमारा कराची, हमारा कराची, मुझसे मैं भी कहता हूँ मेरा कराची, मेरी पैदा यहाँ की, मेरे बच्चों की पैदाइश यहाँ की, सब कुछ। लेकिन उसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम तो जिस जगह गवर्नमेंट ने बोला हम खड़े हुए। कोरोना के हवाले से भी ये बंद कर लो, 4-4 महीने कारोबार बंद कर रहा। अब उस हवाले से मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं कितने मुलाजमीन का हवाला ये है कि वहाँ मेरे पास एक मखसूस मार्केट है। इस तरह तो हमारी दुकानें तो तकरीबन कुर्ब बाजार, मीना बाजार के अलावा भी जो है हैदरी मार्केट से अलग लगती है, लेकिन अनारकली मार्केट है, इधर लियाकताबाद की मार्केटें लगती हैं, बाजार फैसल है, मीना, बहुत सारी बड़ी मार्केटें हैं, बड़ी मार्केट है बहुत बड़ी। लेकिन उसमें एक एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है जो मीना बाजार का जो नाम है वो ख्वातीन की मार्केट के आवाज़ से मशहूर है, जिसमें तकरीबन 5000 ख्वातीन हैं जो रोज़ाना काम करती हैं। सही। जो दुकानदार भी ख्वातीन है और ख़रीदार भी जहाँ ख्वातीन है, और वो 4 दीवारी के अंदर बैठ के बड़ी इज्जत के साथ अपना कारोबार करती हैं, और वहाँ जेंट्स तो अलाउ ही नहीं है। जी बिल्कुल, मैंने देखा होगा आपने। हर ख़वातीन जाती है चांद रात को वहाँ पे मेहंदी लगवाने के लिए, वहाँ पे मैंने खुद देखा है कि वहाँ पे जेंट्स अलाउ नहीं है उस चांद रात को। तो ये हाल होता है कि मजबूरी हमें 6 बजे गेट बंद करने पड़ जाते हैं, मजबूरी हम निकालते हैं, क्योंकि ख्वातीन आती हैं, क्योंकि नमाज का टाइम भी होता है, तो हम कहते हैं कि ज़ाहिर नमाज पढ़ें। ख्वातीन तो ये चाहती हैं कि आएँ लेकिन लगा लें, लेकिन वो जो लड़कियाँ, जो वर्कर जो हैं वो बैठी होती हैं, उनकी भी कमरें टूट जाती हैं। काम निगाह का और कमर का तो है, बच्ची जब नीचे बैठ के लगा रही है आर्टिस्ट, तो इसलिए उनको करना पड़ता है हमें। तो आप उनके मुलाजमीन के बारे में बता रहे थे, तो आपको क्या लगता है जो इतना बड़े वहाँ पे तादाद में लोग आपके पास वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो किस तरह से आप लोग मैनेज कर रहे हैं? क्या हमारी जो ताजिर बरादरी, मेरा सवाल ही ये आज है कि ताजिर बरादरी नए साल से मुतमईन है? देखिए, जो आप कह रही हैं काम कर रहे हैं, जो कोरोना ने, जैसे बताया शेख साहब ने, कोरोना के बाद जो है हमारे ऊपर एक और जो अल्लाह की तरफ से आफिस बारिश जो इस दफ़ा पड़ी थी, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक पड़ी, उसने भी कारोबार का बेड़ा गर्क किया। उसके अलावा शहर का बेड़ा गर्क है, रोड किसी जगह नहीं नज़र आ जाएगा। जो मेन रोड जो है जैसे शाह फैसल वगैरह, इसको तो आने में गिनते हैं, वो तो शाही लोगों के लिए, लेकिन जो मुतवस्सित तबका है, गरीब तबका है, वहाँ पर गलियाँ कूचे बिल्कुल बंद हैं। बारिश के बाद से ये था कि कारोबार की यह हालत थी कि इलेक्ट्रिक के बिल, दुकानों के किराए, ये इन लोगों पे इतने चढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा, और अभी तक वो उसमें सफ़र कर रहे हैं। इसके हवाले से पहले हमारे शेख साहब ने भी और हमने भी काफ़ी वज़ीर आला सिंध से, गवर्नर साहब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, सबसे उनसे जो है मुतालबा किया कि खुदा के वास्ते ये छोटे दुकानदार को बिला सूद कर्जे दिए जाएँ। ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम जो सनत की आप बात करते हैं, तो कम से कम कुछ तो ये इनके आंसू पीछे और अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे। लेकिन हर जगह कहने के बावजूद अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। जैसे शेख साहब ने कहा, कोई मिनिस्टर आके नहीं पूछता। महंगाई का यही हाल है। हकीकत में ये अगर ये बढ़ती रही, 2 महीने में कितनी दफ़ा पेट्रोल पे रेट बढ़े देख लिए। आप खुद भी कह रही हैं, दूध वाला आज कहता है 140 रुपये, कोई कंट्रोल में नहीं है, ना कमिश्नर साहब कंट्रोल करते हैं। हुआ क्या, उन्होंने कहा जी मार्केट कमेटियाँ तोड़ दी हैं। मार्केट कमेटियाँ तोड़ने का हाल नहीं है, इस पर कंट्रोल किया जाए। किसी जगह कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का महंगाई पे, और आवाम पिस रही है, बुरी तरह से मुतासर है। और जब हम घर जाते हैं ये लाओ वो लाओ, तो जब हम लोगों के साथ ये होता है तो छोटा दुकानदार है, बताइए उसके साथ क्या होता है। हकीकत बात है सर, मीना बाजार में क्या, करीमाबाद मीना बाजार में क्या बड़े मसले हैं जो आप चाहते हैं कि हम उसको मीडिया पे लेकर आएँ, हाईलाइट करें, हमारी आवाज़ आला हुकाम तक जाए आवाज़? देखें, एक तो सबसे बड़ी मसला ये है कि वो तो पूरे मुल्क में इलेक्ट्रिक और गैस वगैरह, इलेक्ट्रिक का इतना, इलेक्ट्रिक में भी हर महीने 2-3 महीने पैसे बढ़ रहे हैं। अभी फिर ₹1.94 पैसे बढ़े 1 यूनिट पे, तो पिछते चले जा रहे हैं। मीना बाजार में मसाइल ये हैं कि जो एक तो इंक्रोचमेंट आप थोड़ा सा ये है कि होता ही है,
लेकिन उसके बाद ट्रैफिक का मसला ऐसा है क्योंकि टर्निंग है जो उस जगह मीना बाजार पे शायरा पाकिस्तान को टच करता है। ये शायरा पाकिस्तान का ड्राइवर देख लीजिए कितना ज़्यादा होता है। अब वो वहाँ हमारे जो लेडीज़ के हमने 3 जीने बनाए हुए हैं जो मखसूस हैं, उसके आगे जो है वहाँ पे रक्षा वाले पार्किंग दी हुई है, पार्किंग हो जाती है, उसके बाद जो रक्षा वाले 2-2 लाइनों में खड़े होते हैं, तो यानी क्रॉसिंग हो ही नहीं पाती है वहाँ पे। तो सर ये रिक्शे वाले मैंने खुद देखा है, वो रोड तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है, तो वहाँ पे उनको इस तरह से क्यों अलाउ किया हुआ है? वो तो मेन मार्केट है वहाँ पे, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम भी होता है, इतना ट्रैफिक जैम होता है, तो आप लोग इसके ऊपर किसी किस्म की कोई आवाज़ उठाए ना? आवाज़ उठाते हैं हम, आगे कहते हैं, जैसे एसएसपी ट्रैफिक है इस वक्त हमारे यहाँ इजाजुद्दीन जो जिक्सी सेंट्रल को वही कवर करते हैं, उनसे कहा गया है। और उसके अलावा जो है मसला जो सामने पुलिस चौकी भी बनी हुई है हमारे, बिल्कुल उन लोगों को कहा है कि इसको जो कंट्रोल करें। अच्छा वो खड़े करते हैं, सिपाही खड़े होते हैं 2-2, लेकिन वहाँ पे आप खुद भी सब यहीं कराची में सफ़र करती हो, कंजेस्टेड इतनी है वो जगह, दोनों तरफ बीच में फुटपाथ है। और इवन उसमें पता है एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जो नुकसानदेह हो रही है कि सामने वाली मार्केट जो हमारी बाजार फैसल वो कपड़ा मार्केट है। होता है यहाँ से जब उस तरफ रोड क्रॉस करती हैं खवातीन, तो कोई ऐसा गिरोह है जो उनको औरतों में से जो उनको क्रॉस कराने के बाहर ही उनके साथ हो जाता है, और उसमें डकैती और चोरी इस तरह से होती है जब वो बाद में जाती है तो पता चलता है कि ये तो मेरा ये सामान निकल गया। तो आप लोगों ने सीसीटीवी कैमरास वगैरह नहीं लगाए हुए वहाँ पे? देखिए मार्केट में तो मैंने 16-18 कैमरे लगाए हुए हैं। अच्छा फिर ये वहाँ पे मुझसे डीसी साहब ने रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे आप कैमरे लगाएं, तो मैंने 4 कैमरे 20 चौक पे लगाए। जो कि वो चारों तरफ के रोड उनको कवर करते थे, उससे इन लोगों को भी मदद मिलती थी। यानी जो डीएसआर है, जो हमारे जो रेंजर वाले वो आते थे, वो देखते थे कोई गाड़ी कहीं हैदरी से कहीं से भागी है तो वहाँ बैठ के हमारे ऑफिस में देखते थे कि ये गाड़ी निकली है कहाँ से गई, उनको बहुत सहूलत थी। लेकिन उसको भी तकरीबन 2 महीने हुए हैं कि वो पता नहीं सुबह ही 9 बजे जो है ये KL लिमिटेड की कोई खातून आई है मैनेजर, उन्होंने वहाँ सफाई की होगी, क्योंकि वो जो पथारों के ऊपर जो लाइट जलती है उन्होंने उसके हवाले से वो सारे तार ही निकाल के ले गए हमारे। 1.5 लाख रुपए के वो तार थे, अब हम किसको कहें, फिर मजबूरन हमें। जो आप लोगों ने पूरी मार्केट के मार्केट के नहीं, जो मार्केट के जो थे वो कनेक्शन मार्केट के तो अंदर हैं वो हैं, लेकिन जो चौक पे बीच में लगाए थे वो डीसी साहब ने कहा था, हमको ऑर्डर दिया गया था कि ये बीच में लगा दें ताकि हम चारों कवर कर सकें। साथ तो गवर्नमेंट का सब देता है, ताजिर बताइए पूरे पाकिस्तान का ताजिर जो है गवर्नमेंट जिस तरह कहती है हर जगह साथ देता है, और कराची खुसूसी तौर पर पूरे पाकिस्तान को पालता है। यहाँ से जो भी जैसे शेख साहब ने बताया कितना रेवेन्यू जाता है 67%, उसके अलावा सिंध को 90%, उसके बावजूद भी हम जो है सफ़र कर रहे हैं। वो एक ट्रांसपोर्ट का बताइए, जैसे वो एक ग्रीन लाइन की जो शुरू हुई है वहाँ से सुरजाने से कहाँ से चल रही है, लेकिन यहाँ अब तक आप कायद आज़म के मज़ार के सामने या कैपरी तक देख लीजिए क्या हाल है अब तक। उससे ट्रैफिक मुतासिर हो रहा है, लोग मुतासिर होते हैं, कोई जलूस निकल जाए कुछ हो जाए तो बिल्कुल आधा कराची बंद हो जाता है। अभी परसों 5 फरवरी को भी जब जलूस निकला है तो आप देख लीजिए शहर उथल पुथल हुआ था। कश्मीर डे के हवाले से तो ये हाल है हमारे यहाँ। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था वाकई। कराची की रोड तो वैसे इतने ज़्यादा कंजस्टेड है, लेकिन जब इस पे बड़े बड़े जलसे जुलूस वगैरह होते हैं तो आवाम परेशान हो जाती है, और वो ट्रैफिक की वजह से आवाम स्ट्रेस में आ जाती है। हो सकता है खुदा न खास्ता किसी कोई इमरजेंसी हो, कोई मसला हो, जल्दी पहुँचना हो, नहीं मतलब उस वजह से पहुँच सकते। और बीच में आपके सामने अभी वो जो टेस्ट मैचेस चल रहे थे, मैचेस की वजह से भी बहुत ज़्यादा आवाम डिस्टर्ब रही है। उन्होंने पूरा, जबकि आवाम को गाइड कर रहे थे पुलिस, लेकिन फिर भी उसकी ट्रैफिक पुलिस से उन्होंने बाकायदा पूरा उनका प्लान निकाला था, पूरा वो प्लान था जिसकी वजह से उन्होंने आवाम को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, बता रहे, गाइड कर रहे, पूरी गाइडलाइन दे रहे, लेकिन उसके बावजूद बहुत डिस्टर्ब थी। मैं खुद जो है घूम के हमें जाना पड़ा था, बहुत ज़्यादा निज़ाम धर्म भरम हुआ था। सर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। मैं समझता हूँ कि एडिशनल IG सिंध और IG सिंध से हमने कई दफ़ा बाहर इस चीज़ को कहा कि बिलखुसूस कराची सेफ सिटी होना चाहिए, और बदकिस्मती ये कि कराची के अंदर नफरी का फुकदान है। किसी भी थाने में अगर कोई किसी एरिया में कोई वाक़या किसी मार्केट के अंदर पेश आता है, जब हम उस मार्केट का दौरा करते हैं, बुलाते हैं SHO से बात करते हैं, तो ये कहते हैं हमारे पास नफरी का फुकदान है। नफरी नहीं है, चलिए आपके पास नफरी नहीं है, हम समझते हैं कि अगर आपके पास नफरी का फुकदान है तो सेफ सिटी अगर आप कराची की बात करते हैं तो कराची में कम से कम तमाम शाहराओं पे, तमाम मार्केटों पे, तमाम मेन रोड्स पे जो है कम से कम कैमरे तो लगा दी जाए, ताकि उस कैमरे की आँख से जुर्म करने वाला शख्स जो है बेनकाब हो सके और उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये कि ना ही इस चीज़ के ऊपर ना सिंध गवर्नमेंट देखती है, ना CPLC। मैं तो अफसोस मुझे इस बात का होता है कि CPLC को चाहिए कि अपना बढ़ चढ़ के इसमें किरदार अदा करे, कराची की जो मेन शाहरा हैं उनको चेक करवाएं। देखिए आप लाहौर को देखिए, आप हमें बड़ी खुशी है, हमारा सूबा है, हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के अंदर एक सूबा लाहौर इसमें बहुत तरक्की कर रहा है। 18-15 साल में आप देखें जो पिछले टाइम में जो लाहौर था और आज उस लाहौर को देखें, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है।
तो वो सेफ सिटी उन्होंने लाहौर कैमरे लगाए हुए, हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे कराची में हमारी बदकिस्मती है, जब कोई वाकया पेश होता है उसको चेक करवाते हैं, पता चला उसकी तारें कटी हुई है, या वो कैमरे का जो फोकस है वो कैमरा इतना लो क्वालिटी का लगा होता है कि जब उसको कील करते हैं, उसको चेक कर रहे होते हैं तो वो फिक्सल ही फट जाते हैं, तो उस कैमरे का लगने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ही समझता हूँ कि कराची की जो इतनी बड़ी 67% रेवेन्यू देने वाला जो शहर है, उसे इस तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है, समझ में नहीं आता कि पॉलिसी क्या है। तो ये तो CBLC कोई अपना किरदार अदा करे, सिंध गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करे, मैं समझता हूँ IGC ने इसमें अपना किरदार अदा करे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सेफ हो सकता है। देखिए स्ट्रीट क्राइम इस वक्त बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, बहुत ज्यादा बढ़ चुके इतना हैं, ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि आप लेकिन यकीन सिंध करें पुलिस कि और रेंजर्स का एक बहुत बड़ा किरदार है। उम्मीद करते हैं क्योंकि अभी गुज़िश्ता रोज़ भी आपके सामने जो टारगेट किलिंग हुई है, मैं तो अपने प्लेटफॉर्म से जो है मैं रिक्वेस्ट ही करूँगी हमारे जो अफसरान, हमारे जो हाई ऑफिसर्स अगर हमारे प्रोग्राम को ही देख रहा है तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ खुदारा आप लोग जो है इसके ऊपर फौरी तौर पर जो है रोकथाम का सिलसिला जारी रखिए, क्योंकि हमारी आवाम फिर से एक दफ़ा खौफ हरास में आ चुकी है, क्योंकि हम लोग वैसे ही ऑलरेडी जो है कोरोना और कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। लेकिन जब इस तरह की हमें खबरें सुनने को मिलती है कि कई 6 बंदे मार दे, कई 8 बंदे, तो एक खौफ का जो है वो समा बन जाता है। सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल। देखिए क़याम आम के लिए कराची का आपको पता है कि बहुत बड़ा किरदार रहा है। उसके अंदर आप ये देख लीजिए कि कराची इतना बदअमनी का शहर बन गया था कि रोज़ाना 14, 15, 16 टारगेट किलिंग होती थी। उसमें मैं सिंध रेंजर्स का भी शुक्रिया अदा करूँगा और सिंध पुलिस का भी शुक्रिया अदा करूँगा। रेंजर्स ने अपना अहम किरदार अदा किया, तमाम DGs जो इतने यहाँ पे कराची में आगे गए उन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया, उनको खैरात तहसीन पेश करते हैं। कराची के अंदर अमन कायम करने के लिए रेंजर्स ने अपना बहुत भरपूर किरदार अदा किया। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त फिर दोबारा इनको ज़रूरत है कि कराची के अंदर इस चीज़ के ऊपर मॉनिटरिंग करने की। मेरी सिंध रेंजर्स से भी रिक्वेस्ट और सिंध पुलिस से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा दोबारा से देखें, ये सर उठ रहा है और अभी भत्ते की पर्ची नहीं आ रही है खुदा न खास्ता, लेकिन ये टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब बात करते हैं अगर स्ट्रीट क्राइम बढ़ क्यों गया। स्ट्रीट क्राइम इसलिए बढ़ रहा है कि हमारे मुल्क की मईशत तबाही की तरफ जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोगों को नौकरियों से फारिग किया जा रहा है। जब कारोबार नहीं होगा तो अपने बच्चों को बंदा क्या करेगा, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो सिंध गवर्नमेंट को या वफाक को ही देखना होगा कि अपने 25 करोड़ आवाम को हमने क्या बेनिफिट देना है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वादे और दावे किए वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए। तीसरा साल उनको होने वाला है। अगर ये 3 साल में भी अगर ये कुछ ना कर पाए तो मैं समझता हूँ कि मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। प्राइम मिनिस्टर बहुत बेहतरीन आदमी है, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक मकाम बना दिया उन्होंने, हमारी बुनियाद बहुत अच्छी लगाई उन्होंने। इस वक्त ये जो 2 साल में इन्होंने बुनियाद पाकिस्तान में जो लगाई है बहुत शानदार लगाई है कि आज तक किसी एहतसाब बड़े लोगों का कभी एहतसाब नहीं हुआ। ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने तमाम सियासी जमातें, मजहबी हो, सियासी हो, बिजनेस कम्युनिटी के ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी शख्स हो, इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको अपने कटहरे में खड़ा किया। जिसने गलत काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन इनको चाहिए कि रिकवरी करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी करके अपने मुल्क को मजबूत बनाएं, ताकि हम अपने बजट को बनाने के टाइम हमारे पास इतना पैसा हो। एक सियासी जमात से अगर ये चाहे ना तो ये मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान का कर्जा जा सकता है अगर एक सियासी जमात जितना पैसा बनाया है। लेकिन अभी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने जिस तरह से कहा, आपने मेरा भी यही सवाल था कि किस तरह से हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। आपने खुद आप जवाब दे दिया, अपने ही सवाल में आपका जवाब था कि हम ये रिकवरी करें। तो ये रिकवरी की तरफ कैसे जाए जब इनको तनकीद करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। वो PDM अलग वो शोर मचा रही है, वो आए दिन जो है उनके धरने और वो शोर उनका चल रहा है। यहाँ पे तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की अलग जंग चल रही है। ये इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल रहे, तो अवाम और मुल्क के ऊपर किस तरह से फोकस करेंगे? बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि इनको बजाय तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए, ना कि उनका जवाब देना चाहिए। इन्हें अपना काम देना, अपने आप अपने काम से मनवाएंगे। ये पाकिस्तान की 25 करोड़ की आवाम में अपनी जगह बनाएं, बिजनेस कम्युनिटी में अपनी जगह बनाएं। अगर ये अपनी जगह नहीं बना पाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये 2023 तो बहुत दूर की बात है, ये 2021 में ही फारिग हो जाएंगे। अगर इन्होंने कुछ कर दिखाया तो यकीन करें 2028 तक ये रह जाएंगे। सर, आपने बहुत अच्छी बात की। हमारा एक जो है एक अच्छा मैसेज जा रहा है और ममालिक में, लेकिन बात ये है कि अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें, ये एक तरह से बुरा मैसेज भी है कि हमारे अपने जो सियासतदान हैं वो इन सारे करप्ट हैं। कोई एक की भी आप हिस्ट्री निकाल के देख ले, कोई भी जो है बगैर गबन किए नहीं बैठा है।
आप ये बताएं कि और ममालिक में हमारे पाकिस्तान का इम्पैक्ट अच्छा जा रहा है, एक अच्छा मैसेज जा रहा है। इमरान खान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, महंगाई भी हो गई है, सब चीज़ें बेहतर है, लेकिन बात यह है कि अगर मैं बात करूं कि इमरान खान साहब की जिस तरह से वो दावे वादे करते थे, कंटेनर्स पे चढ़ के वो बिजली के बिल जला दिया करते थे, उस तरह का कोई वो एक मैसेज दे के दिखा रहे कि हमने बिल्कुल ही बिल माफ़ करा दिए, कोई पाकिस्तान की आवाम जो है पैसे नहीं देगी, इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्री हो गई है, गैस फ्री हो गई है, पेट्रोल की कीमतें बिल्कुल डाउन हो गई, वो सब चीज़ें ये करके दिखाएं तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाएगा। मैम बहुत अच्छी बात की आपने। मैं तो ये समझता हूँ खाली ये इन चीज़ों को देख लें। देखिए पूरी दुनिया के एक सिस्टम है कि जितनी ज़्यादा कोई चीज़ इस्तेमाल प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है उस पर रेट कम होते हैं। अगर हम चाइना को किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं ना, अगर हम 1 लाख पीस का ऑर्डर देते हैं, वो कहते हैं अगर आप 10 लाख पीस बनवाएंगे तो इसकी ये कॉस्ट आएगी, 1 लाख पीस बनवाएंगे तो ये कॉस्ट आएगी, और 1000 पीस बनवाएंगे तो ये कॉस्ट आएगी। तो जितने यूनिट्स लोग ज़्यादा जलें उसे उतनी इमारत मिलनी चाहिए, उतना बेनिफिट मिले। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ 300 यूनिट का कुछ और ले भी ले, 300 के बाद 600 में पहुंच जाते हैं। अगर 320 यूनिट हुए तो 600 यूनिट का बिल बनाते हैं। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। 26 रुपये और 28 रुपये आपने कमर्शियल कर दिया है गरीब आवाम की, आप कमर तोड़ रहे हैं। छोटा ताजिर पहले ही दीवार से लग रहा है, और फिर बात ये कहने कि आपने पूरी कराची से जो है के इलेक्ट्रिक ने कॉपर उतार लिया अरबों रुपए का, और उसकी जगह सिल्वर जो है इन्होंने ज्वाइन कर दिया, जो कि सिल्वर ज़रा सा अभी गर्मी आ रही है, अगले महीने आप देखिएगा कि ये इतना शॉर्ट होंगे कि ये तार जो है ना अनार की तरह छूटते हैं, इस तरह अनार की तरह फूटते हैं। सर अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों जो है पूरा कराची ब्लैकआउट, पूरा पाकिस्तान ब्लैकआउट हो गया था, बहुत बड़ा ब्रेक डाउन हुआ था पूरे पाकिस्तान में। तो ये मतलब आपने बहुत अच्छी बात की कि कॉपर हटाने की वजह से जब लोड पड़ता है, जबकि सर्दियों में तो इतना ज़्यादा कोई एसी भी नहीं इस्तेमाल करता, इतनी ज़्यादा पंखे वगैरह। अभी भी देखें कराची में लोड शेडिंग है, मुझे समझ नहीं आता के इलेक्ट्रिक को कोई लगामे डालने वाला नहीं है, ना वफाक की तरफ से नहीं है, ना सिंध गवर्नमेंट। देखिए आवाम को ये मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आवाम को कोई शख्स सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। खुदा की कसम भेड़ बकरियों की तरह इंसानों को रखा हुआ है। 3.5 करोड़ की आबादी वाला शहर, उसे जानवरों से बदतर बना के रखा हुआ है इन लोगों ने। और ये सब अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठ के सिर्फ बातें करते हैं। अच्छा, ना हम जो हर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, ना किसी प्लेटफॉर्म पे हमें नहीं मिलती, सब प्लेटफॉर्म में ओके करते जी मैं करवाता हूँ, हाँ हम देख लेते हैं शेख साहब हम करते, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो तो बात है कि आप देखिए ना, कमिश्नर कराची से हम बारह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अपने तमाम डिप्टी कमिश्नर जो साहिबान हैं ये बैठे में इनको चेक करें, इनकी निचली सतह पे कितनी बड़ी करप्शन हो रही है, ये अंदाज़ा ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये इतनी करप्शन इस वक्त हो रही है तमाम, मैं ये समझता हूँ कोई शायद कोई एक डिप्टी कमिश्नर ऐसा हो जो मकसद है कि उन्हें पता हो, वरना उनकी कान के नीचे उनके जो स्टाफ बैठे हुए हैं वो इतना करप्शन कर रहे हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात कर रहे थे, वहाँ पे वो तो करप्शन का जो है ना गढ़ बना हुआ है। मैं मीना मजार की सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे। उसकी जो रोड है वो टूट फूट के शिकार हुए हैं। आप लोगों ने कई मरतबा, मैंने खुद देखा, आवाज़ उठाई है, कई दफ़ा प्रोटेस्ट हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पे, लेकिन किसी किस्म की कोई वो नहीं है, सुनवाई नहीं है। मीना मजार की क्या सूरत हाल है? अभी यही सूरत हाल है जैसे आप बता रही हैं। एक तो टैक्स, अभी एक नया टैक्स जो ई म्यूनिसिपल टैक्स के हवाले से वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंटर में लागू होगा। अब पता चल रहा है आगे पीछे भी कहीं हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेंटर में। इत्तेफाक से मैं लाहौर में गया हुआ था तो वहाँ पे मेरी मार्केट सील हो गई है। अब वहाँ पता चला, और इतवार का दिन था, मैं वहाँ से 3 बजे निकला हूँ, सुबह 6 बजे पहुँचा, बाई रोड था मैं। तो उसके बाद जो है आके मैंने दोपहर को खुलवाई, तो उसी वक्त उन्होंने एसी साहब ने ये कहा कि भाई मसला ये है कि ये टैक्स, तो हमें पहली दफ़ा बताया गया टैक्स है। जब वो कहते हैं कि ये टैक्स जो है डिस्ट्रिक्ट सेंटर में आपके लिए यूं लागू किया गया है कि इसका पैसा ये आप ही पे खर्च होगा, यानी आप ही के रोड बनाए जाएंगे, आप ही के लाइटों का सिस्टम सही होगा। अच्छा, बड़े सब्ज बाग हमें दिखाए गए, थोड़े खामोश हो गए, आप लोग खुश हो गए होंगे बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा, तो उसमें थोड़ा बहुत हमने उनके साथ कोऑपरेट भी किया। लेकिन मेरा दुकानदार फिर यही बोलता था कि ये सिर्फ हमें डिस्ट्रिक्ट सेंटर में क्यों, और उसमें ये होता था कि अगर कोई वो डंडे की जोर पर अगर कोई दुकानदार को ये होता था तो उसको जो तड़ी मिलती थी दुकान सील कर दी जाती थी। दुकानें सील हुई हैं, बाकायदा एसी साहब ने दुकानें सील की हैं। तो इस टैक्स का कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा। तो लेकिन अभी वो कहते तो साफ जवाब है कि जी ये हमने बना दिया, ये आप बैंक में जमा करें, सिंध बैंक की एक ब्रांच है वहाँ जमा होता है, लेकिन अभी उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। 70-80 हज़ार रुपए एक दुकान पे टैक्स पड़ रहा है सालाना। अभी वो 3 महीने का बता रहे हैं, 3 महीने का किसी दुकान पे 18,000, किसी दुकान पे 15,000, किसी दुकान पे 25,000, इस तरह से हो रहा है वो टैक्स।
तो बताइए साल का कितना बन गया वो ठीक कारोबार ठाक की ये amount है, और हालत। वो उन्होंने किसी किस्म का भी उन जगहों पे नहीं लगाया जो उन्होंने सब्ज बाग आप लोगों को दिखाए थे। देखिए सब टैक्स तो नहीं, हम ऑलरेडी जमा ही करा रहे हैं ना। हर जगह दे आप रहे ये देखिए, अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स पाकिस्तान की 25 करोड़, जो मजदूर आदमी जो 500 रुपए या 1000 रुपए की दिहाड़ी हाँ, कमाने daily वाला wages वाले जो शख्स, है। डेली वेजेस वाला, वो शख्स भी टैक्स अदा करता है इनडायरेक्ट। अगर अपने बच्चे के लिए दूध का पैकेट परचेज करने के लिए बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल। चाय की पत्ती का पैकेट परचेज या टूथपेस्ट लेता है, तो उसमें सब चीज़ों पर दे रहा है। ऐसे। हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स हमारे मुल्क में लिया जाता है। फिर हमारी बदकिस्मती ये कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को, छोटे ताजिरों को जो है चोर कहा जाता है कि ये चोर है, टैक्स चोर है। और भाई यहाँ पर हमसे इनडायरेक्ट टैक्स भी ले रहे हैं, हम एंटीन के थ्रू भी तमाम टैक्सेस अदा कर रहे हैं, तमाम चीज़। हमें वसाइल जो है ना, हमारे जीव के थ्रू मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे, खत्म कम नहीं हो रहे। रहे। सर हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, और उन्हीं के ताजरों के साथ जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, अलग से टैक्सेस दे रहे हैं, उसके बावजूद जो है उनको दीवार से लगाया जा रहा है। उनके ऊपर जो उनकी किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं है, वहाँ पर उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म क्या वो शिकार हुए हुए। सर आप बात कर रहे थे हम लोग हम टैक्स पे कर रहे थे, बैंक में भी जमा करा रहे थे, छोटे ताजर जो उनकी दुकानें भी सील कर दी गई एसी साहब ने, तो वो सब चीज़ें कहाँ पर है जो जिस मध्य वो टैक्स आप लोगों से लेते थे, आप लोगों को बड़े ही सब्ज बाग उन्होंने दिखाए, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने आप लोगों को करके दी हैं जो उन्होंने आप लोगों को ख्वाब दिखाए? कुछ भी नहीं, अभी तो बैंक में ही जमा हो रहा है। इसके अलावा तो टैक्स तो हर चीज पे दे रहे हैं, जीएसटी हम दे रहे हैं, वो तो पेट्रोल हम पे वैसे भी टैक्स देते दे रहे चलते फिरते हैं, भी मोबाइल देते का कार्ड डालने उसमें आप भी उसमें सफर करिए, हम भी उस पर टैक्स दे रहे हैं। बताइए किस चीज पेट्रोल पे टैक्स दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक पे किस चीज पे टैक्स नहीं दे रहे। उसके बाद ये नया टैक्स, और ये हमको फिर मैं कह रहा हूँ वही सब बाग दिखा के दिया गया, लगाया गया है, लेकिन इस वक्त नहीं था ये वक्त। या तो आप 13 से तो आपने पेंडिंग में डाला हुआ, यानी ये गवर्नमेंट चारों तरफ खेल रही है इस वक्त थोड़ा सा ये, और उसमें पिस रहा है, हम लोग छोटे लोग फेस पाएंगे, बड़े लोग फिर भी सफर कर लेते हैं। जैसे कि अब ये कल का वाक़ा हुआ, ये जो ये कर रहे हैं काम, जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, जो नाजायज कब्जे तोड़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे अभी शेख साहब ने कहा, कवर तो करो, पैसा लाओ, एक ही बड़ी सियासी पार्टी से सही पैसे निकाल लें तो हमारा बजट ही सही हो जाए। अच्छा, एक बहुत मजे की बात है, आप ये बात नोट करें, पहले सब चीजें लग जाती हैं, छोटे टीए भी लग जाते हैं, दुकानें भी कायम हो जाती है, पूरा कारोबार सेट हो जाता है, एकदम से इंक्रोचमेंट जो है ना, वो उनके डायरेक्टर को होश आता है कि यार अब तो बहुत ज्यादा कमा रही है, या मेरी पोस्टिंग इधर उधर होने वाली है, मैं थोड़ा सा सफाया करके चला जाऊँ, या डंडा आता है ऊपर से, उसके बाद ही वो काम कर रहे होते। उससे पहले क्यों नहीं उनको वो होश होता है, क्यों नहीं वो करते? सब पता होता है, लेकिन वो सब वही मिली भगत है। बताएं, सबसे बड़ी इसमें चीज जो हम शुरू से कहते हैं, जब तक इस शहर में मुकामी पुलिस नहीं होगी बहुत मुश्किल है काबू पाना। मेरी अपनी ज़ाती राय है कि मुकामी पुलिस बहुत ज़रूरी है। दूसरे सूबे में हम जाके देखते हैं, वहाँ पुलिस की सख्ती है, पंजाब में लाहौर में जाके देते हैं, बहुत बेहतरीन किया हुआ उन्होंने, सारा निज़ाम बहुत बेहतरीन है उनका, किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ का ये हाल है। अब टैक्स की अभी हम जो बात कर रहे थे, मैं बताऊँ, सिर्फ मैं एक मून मार्केट है लाहौर में, ये अनारकली है, 19 करोड़ रुपए साल में टैक्स देती है, और हमारा सिर्फ लियाकताबाद जो मार्केट है, लियाकताबाद इतना मशहूर है, 1 अरब टैक्स देता है। बिल्कुल, और ये सबको पता है, सब जानते हैं, तो बताइए कितना टैक्स कहाँ कहाँ दिए चले जाए, मजीद उसके ऊपर आपने ये टैक्स डाल दिया। कम से कम मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ इनसे, सिर्फ ख़वातीन दुकानदार को तो छोड़ दो यार, वो तो बहुत मजलूम है ख़वातीन तबका। तो आप घर से निकलती है तो बेचारी देख लें, मजबूरी निकलती है, बच्चों को भी छोड़ के अपने और घर बार को छोड़ के निकलती है कि कुछ कारोबार कर लूँगी। और लोगों को भी सहूलत है उसमें कि जो हमारी बेटियां, हमारी बहनें, बच्चियां जो मर्दों से जो सामान खरीदते हुए घबराती हैं, वो आज़ादी के साथ उनसे ख़रीदारी कर लेती हैं इनकी, तो उनको तो छोड़ दो इन टैक्सों से, कुछ ना कुछ उनको रियायत तो दे दो। फिर वही दोबारा मैं आपके चैनल के तवज्जो से गुजारिश करता हूँ मतलब पाकिस्तान से, खुदा के वास्ते इसके जो टैक्स छोटे दुकानदार को टैक्स मिले और उसको टैक्स कर्जा दें, छोटे दुकानदार को कर्जा दें बला सूद, ताकि कुछ ना कुछ आंसू बुझे। मैशत सहयोगी कोई घर में लेके नहीं बैठेगा, सब देते हैंगे। इतनी आगे ये इतना कर चुके हैं कि कराची के साथ क्यों नहीं करते। वो येलो कैप पंजाब में फलाना ग्रीन और ये लैन वो लैन, तो टैक्स यहाँ दिए जाते, सबसे ज़्यादा हम सफ़र कर रहे हैं और पूरे मुल्क को पालते हैं। कहते हैं तो हमारे बड़े लोग सब ये, हम भी कहते हैं हम भी टैक्स देते हैंगे, तो क्यों नहीं पाल रहे, तो हमें भी तो सहूलत है दो यार, रोड बनाओ, हमारी चीज़ें वो वहीं के वहीं खड़े हुए, हम लोग जाते शुरू से थे। सही बोल रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है, बुरी हालत हो गई, बुरी हालत हो गई। बिल्कुल, देखें आपने जैसे भी कहा कि जी वो इंक्रोचमेंट के हवाले से, और जब तमाम चीज़ें बन जाती है तो उसके बाद इदारों को ख्याल आता है, महकमों को ख्याल आता है।
ये हमारी बदकिस्मती शुरू से रही है। ये कराची शहर जो है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बताया, इस बात को ऑन किया है कि 450 प्लाजा गैर कानूनी बने हुए। वो कैसे बन गए, किसके जेर ताब बन गए? यही तो सवाल है मेरा, इसलिए मैंने डायरेक्टर की मिसाल दी कराची मैंने। शहर को इन्होंने कंक्रीट का शहर बना दिया। किसी किस्म का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई जवाबदेह नहीं है, कोई अपने इस गलत काम के इकदाम को ऑन नहीं करने के लिए तैयार है। जब वो उसकी रिटायरमेंट आपके बकौल जैसे करीब आने लगती है, वो एक साइन करके जो ना अपना सारी ज़िंदगी का पैसा लेके साइड हो जाते हैं और एक नई चीज़ बना के चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो चीज़ बनने जा रही है, उसकी एडवर्टाइजिंग हो रही है, उसी टाइम पे उस पर अगर ब्रेक लग जाए तो एक तो आवाम का पैसा बच जाएगा। गरीब आवाम बाद में रुल रही होती है कि वो प्लाजा बन जाते हैं, उसके डॉक्यूमेंट जाली होते हैं, चाइना पट्टी कहलाती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अजीब व गरीब मकसद माहौल है। जब ये सब चीज़ें बन जाती हैं, तमाम जो इसके शेख होल्डर हैं, जो ये महकमे इसके ताबे आते हैं, वो महकमे अपना अपना हिस्सा लेते हैं और अपने घरों में जाके बैठ जाते हैं ठंडे कमरों के अंदर। आवाम पिसती है। जब आवाम का पैसा सर्वाइव हो जाता है, बन जाता है, तो उसके बाद आगे खड़े हो जाते हैं कि जी वहाँ से ऑर्डर आया, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, चीफ जस्टिस का ऑर्डर है। उससे पहले चीफ जस्टिस का कोई ऑर्डर नहीं, उन्हें ऑर्डर नज़र नहीं आता। उससे पहले किसी चीज़ भी। अभी मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, कोरंगी 6 मार्केट का एक वाक़या बताता हूँ कि हाई कोर्ट के नाम पे खेल खेला गया। वहाँ पे 40 साल से जो दुकानदारान वहाँ बैठे हुए थे, KDA का अमला आया है और उन्होंने उनको वहाँ मिसमार कर दिया और तमाम दुकानों को जो उन्होंने डिमोलिश कर दिया। डिमोलिश करने के बाद आप ये देखिए हमारी बदकिस्मती हमारे मुल्क में हो क्या रहा है कि कुछ लोग अनासिर जो कि लैंड माफिया के लोग हैं, उन्होंने एक अपना दफ्तर बनाया। दफ्तर बनाने के बाद एक मॉडल शॉप बना रहे हैं और जगह को काटने के बाद एक दुकान 10 बाई 16 की दुकान 50 लाख और 40 लाख रुपए की बेच रहे। तो उसका उन्होंने कोई वो दिया, ऑल्टरनेट दिया है? नहीं, कोई ऑल्टरनेट दिया किसी के साथ। मुझे बताइए, अगर उस जगह को खाली कराना था तो उन गरीबों से अगर आप चालान ले लेते आप, हाँ। जो 50 साल से बैठे हुए थे, अपने बच्चों को रोजगार कमा रहे थे। आपको अगर गवर्नमेंट को कोई चीज़ चाहिए थी तो उनको वहाँ अलर्ट कर देते, ऐलान कर देते कि भाई आप इसको कमर्शियल करवाए, हम इसको आप आपके नाम कर देते, आप अपने अपने चालान जमा कराते अपने साइज की दुकान तो ऑलरेडी थी, ठीक है ना, ऑलरेडी। और जब आप एक पट्टी है, अब आप मुझे बताइए कि वो माफिया के लोग क्या लेंगे और क्या देंगे हुकूमत वक्त को। असल मसला ये कि अब मेरी इस पर मुलाकात भी हुई है, DG KDA से मेरी मुलाकात हुई है, मैं जाके मिलकर भी आया हूँ सिविक सेंटर के अंदर, मेरी बातचीत हुई है। मैंने उनसे कहा, मेरे तमाम महकमों में लेटर भी लगाए तमाम इदारों के अंदर। मैंने ये कहा कि ये सब जुल्म हो रहा है, ये जास्ती है हमारे साथ। ताजिरों को आप इस तरह बेदखल कर रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो या फिर अगर आपकी गवर्नमेंट के किसी काम में वो चीज़ आती है तो समझ में आ जाती है कि भाई गवर्नमेंट के किसी काम में वो चीज़ आ गई तो उसको सर्व कर लिया। अब वो चंद माफिया के लोग उसमें मिल जाते हैं और कहीं से छोटे छोटे जो है ना वो वाचर इकट्ठे कर लेते हैं 1985 और 1990 के चालान, जो कि उनकी कोई अहमियत, कोई वक्त नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। और उन लोगों को जो है ना वहाँ से बेदखल करके कभी कहते हैं हाई कोर्ट के नाम पे हटाया गया है, कभी कहते हैं जी ये हमारे पास स्लिप्स हैं इसके ऊपर हटाया गया। तो अब बताइए कि कराची के अंदर इतना बड़ा शहर है, कहीं ना कहीं रोज़ाना ये वाक़यात होते हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा इस तरह की जो है माफिया जो है सरगर्म हो चुके हैं, जो कि रेजिडेंशियल एरियाज़ में जो बहुत सारे इस तरह की बिल्डर्स भी हैं जो कि रेजिडेंशियल एरिया में जो है अपना वो कमर्शियल बिल्डिंग्स बना रहे हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब हमने कई दफ़ा एप्लीकेशंस लगा ली, हर डिपार्टमेंट चले गए, हर सतह पर जाके उन्होंने जो है अपनी आवाज़ें उठाने की कोशिश कर ली, लेकिन किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं है। आज भी बहुत से ऐसे बिल्डर्स हैं जो कि रेजिडेंशियल एरिया को जो है वो कमर्शियल बनाने की कोशिशें कर रहे हैं और आवाम बहुत ज़्यादा परेशान होगी। इसी वजह से तो हमारी जो गलियाँ हैं वो तंग हो गई हैं, छोटी हो गई हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि हर घर में तकरीबन 2-2 तो गाड़ियाँ हैं ही, हर शख्स की, क्योंकि अब ये ज़िंदगी की ज़रूरत बन चुकी है। तो उसके बावजूद और इतने इतने प्लाजाज जो है वो बन रहे हैं कि मतलब किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं है। कराची शहर में भेड़ बकरियों की तरह जो है भरे जा रहे हैं, काम हुआ जा रहे हैं, किसी किस्म की कोई तरीके नहीं है, कोई इन्होंने प्लान नहीं बनाया हुआ। आप देखें ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से आप ये देखें, एक छोटी गरीब सवारी थी मोटरसाइकिल, गरीब आदमी की सवारी थी कि वो आप इसको इस्तेमाल कर लेता। आज अंदाज़ा कर लें कि पूरे 1 साल के अंदर 14,000 रुपये चाइना की मोटरसाइकिल पे बढ़ गए। चाइना मोटरसाइकिल पे 14,000 रुपये बढ़ गए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से पूछना चाहता हूँ, क्या देख रहे हैं, क्या चेक एंड बैलेंस है? एक मोटरसाइकिल गरीब आदमी की सवारी थी जो कि पिछले साल 40,000 रुपये की बिक रही थी, आज वही गाड़ी 54,000 रुपये की है। आप अंदाज़ा कर लीजिए 1 साल में 14,000 रुपये बढ़ गए। इसी तरह आप मेरा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक से भी मेरी वाबस्तगी है। इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी आप आइटम देख लीजिए, जो फ्रिज, जो AC हम पिछले साल
मकसद है कि 54,000 रुपये का ऐसी दे रहे थे, इस साल वो हम उसको 70,000 रुपये का बेच रहे हैं। तो कैसे सर्वाइव करेगा लोग, कैसे लोग सर्वाइव करेंगे, मुझे समझ नहीं आता। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये तो मैं वो आइटम बता रहा हूँ, खाने पीने की अशिया तो गरीब आदमी तो पहले ही मुतासिर हो चुका ना, कि कोई चीज़ सब्जी लेने जाए, जो सब्जी 50 रुपये किलो थी आज वो 200 रुपये किलो है। जो दालें जो है 100-150 रुपये किलो थी वो 300-300 रुपये किलो बेची। ऑयल पे देखें 100% बढ़ा दिया। ऑयल जो खाने का आप घी देखें 100% बढ़ा दिया, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। मेडिसिन पे 400% रेट बढ़ा दिए, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सोचती रह जाए कि मैंने दवाई खानी है और वो कोई चेक एंड बैलेंस उसको इजाजत नहीं दे रही है कि आप ये दवाई खरीद ले, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी है दवाइयाँ। मैं मेरा ख्याल से अभी कुछ दिनों पहले की बात है, अभी मैं वो CAC 1000 जो होता है वो मैं लेने के लिए मैं गई थी, और वो उसी के ऊपर इतने वो महंगी हो चुकी है। मैं खैर यहाँ पे प्राइस में क्या बताऊँ, मेरे ख्याल से 500, तकरीबन 560, छोटी वाली, बड़ी वाली नहीं। तो अब अंदाजा करो 50 मतलब 500 से भी ज्यादा उसके रेट बढ़ा दिए। हाँ। 500% से भी ज्यादा रेट बढ़ा। मैंने कहा देखिए जरा इतनी महंगी हो चुकी है कि मतलब एक बंदा वो एक गरीब इंसान तो नहीं अफोर्ड कर सकता। सरकारी हॉस्पिटल को आप देख लें, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तनख्वाहें जा वहाँ रही पर तो सर कुत्ते लौट इसी रहे हैं, तरह वहाँ पर किसी इसी तरह एजुकेशन में देख हमारे लें, यहाँ पे वैक्सीन नहीं है किसी किस्म इसी की। तरह एजुकेशन को देख लीजिए कि सरकारी स्कूलों के अंदर तनख्वाहें जा रही हैं, कोई पढ़ाने वाला एहतसाब मौजूद नहीं है, कोई हेडमास्टर की कोई तवज्जो नहीं है। कैसे होगा जब तालीम का निज़ाम ही बेहतर नहीं है, उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही, तो कौन दिल लगा के काम करेगा। जब उनको तनख्वाह मिलेगी, टाइम पर तनख्वाह मिलेंगी, उनको पेंशन जो रिटायरमेंट की तरफ जा चुके हैं मिलेंगी, तो जाहिर सी बात है वो अपने बंदों को भी आगे वो रेफर करेंगे, नहीं तुम भी ये शोबे में जाओ, ये अच्छा शोबा है। अब मजबूरी में ना हर गरीब आदमी की ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर ले, तो वो प्राइवेट की तरफ राग़िब होते हैं। अब प्राइवेट स्कूलों ने भी अपनी ऐसी मनमानी की हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इतने डे वो ले आते हैं, साल में 4-6 ऐसे डे ले आते हैं कि इस डे पे ये काम करना है, येलो डे बनाना है, पिंक डे बनाना है, फला डे बनाना है। अब बताएं वो फूड अब ये गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा। ये 6-6 हज़ार 4-4 हज़ार रुपए की आप उनके ऊपर जो एक एक्स्ट्रा बर्डन रख देते हो। एक सैलरी पर्सन आदमी अपना एक हिसाब बना के चला बात कर रही हूँ नाज़रीन। मतलब जिस तरह से भी कोविड की हम सिचुएशन से गुजर रहे थे, तो उस दौरान भी बहुत सारे इस तरह के प्राइवेट स्कूल्स थे, उन्होंने अपने जो है स्टूडेंट्स को कहा कि आप यूनिफॉर्म के अगर आप लोग आए, घर के कपड़ों में आप लोग आए, लेकिन आप लोगों ने क्लासेस अटेंड करी। मतलब वो गवर्नमेंट की जो उन्होंने SOPs जो थी उसकी खुल्लम खुल्लिया धज्जियां उड़ा रहे हैं, और वहाँ की किसी किस्म की कोई मतलब पुलिस को इल्म है कि स्कूल चल रहा है, जब बच्चे पढ़ेंगे ताला खुला हुआ नजर आएगा। थाने के बिल्कुल सामने की बात है, और वो बच्चों को बोल रहे हैं कि आपने जो है प्राइवेट कपड़ों में आना है, आपने यूनिफॉर्म नहीं पहनना। मतलब इस किस्म की भी चीज़ें हो रही थी यहाँ पर। जब भी तो कोरोना बढ़ रहा है, हमारे अपने डिपार्टमेंट जो इनकी मिली भगत से सारे काम हो रहे हैं। सही बात है, ये कह रही है। देखे ना, ये अब हमें मार्केट का टाइम है, इन्होंने 10 बजे तक कर दिया है। अब जब ऊपर लेडीज मार्केट को जो है हमारे गेट जो है 9 बजे बंद कर देते हैं चौकीदार, उसके बाद कस्टमर को नहीं जाने देते। लेकिन 9 बजे से पहले जो है जो ऊपर चढ़ गए ख्वातीन, उनको तो फारिग करेंगे ना। अब मेहंदी का काम ऐसा है, लगता है। अब जब वो ऊपर बैठी लगवा रही है तो नीचे तो नहीं उतार सकती, लेकिन ऊपर चौकीदार नहीं जाने देता। अब हम भी 9-9:30 बजे चले गए, तो अब एक मीडिया का बंदा फोन करता है, जी फलाने में पेपर से आपकी मार्केट खुली हुई है। मैं कहा मार्केट में बंद करा क्या है, मैं वो गेट, मैं कहा नीचे 10 बजे तक का टाइम है, 9:35 से बोले नहीं ऊपर खुली हुई है। मैंने कहा दिखा दोगा खुली हुई है। मैंने कहा मेरे भाई ये ऊपर जो कस्टमर 9 बजे से पहले गया हुआ है उसको बताए में, अब दुल्हन है उसको 4 घंटे में मेहंदी लगती है। बिल्कुल ठीक है, 4 से 5 घंटे भी 6 घंटे भी लग जाते हैं कभी। डिजाइन इतने होंगे, तो इस हवाले से जो है वो कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप बोला आपके पास परमिशन है, मेरे कहा मेरे पास परमिशन है। मैंने SHO से लिए, बोला SHO की परमिशन, मैंने कहा नहीं DC ने उसको परमिशन दी है, और SHO से मैंने पूछ के चलाई है कि भाई बोलो क्या टाइम है। उसने कहा 22 बजे तक का टाइम है आपका, सुबह 6 बजे से। तो मैं बताइए जब कैसे खुली हुई आप कह रहे हो, आप लिखो जाओ। तो ये ब्लैकमेलिंग ही चलती है, क्या करें बताइए। हर जगह से परेशान हम छोटे ताजिर। फिर मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते इस कारोबारी तबके के लिए कोई तो आगे बैठे, कोई तो इसके लिए कुछ करे। चीज के बढ़ गए हम लोग, नहीं सुनता कोई भी। पॉलिसियां बन जाती हैं, ये टैक्स डाल दो, वो डाल दो, देते चले जाते हैं हम लोग। सही बोल रहे हैं सर आप। मुझे तो खैर बहुत ही अफसोस हो रहा है बातें सुन के कि किस तरह मजबूर होके जो है ताजिर कई घरों पे बैठ चुके हैं, कईयों को जो है वो मतलब बेजार हो चुके हैं, उनको दीवारों से लगाया जा रहा है, कहीं ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए हुए। हम इन सब बातों पे हम जो है बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह से हम सर बात कर रहे थे अख्तर साहब, जमील अख्तर साहब, उसकी मीना बाज़ार और करीमाबाद मार्केट के हवाले से, जो वहाँ पे अभी कोविड की वजह से किस तरह से आप लोग SOPs फॉलो करा रहे हैं, कितना नुकसान आप लोग फेस कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को जो है इस दौरान जो है लोगों के सामने आ गई। अच्छा, मैंने एक और बात सुनी है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ताजर इलेक्शन लड़ने का सोचा क्योंकि रेहान हाशमी ने तो कुछ किया नहीं, ऐसी है? देखिए मसला ये रेहान हाशमी या कोई जो उनको ऊपर से पॉलिसी मिलती है, अब हम ये सियासी मसले में नहीं जाते हैं और हकीकत में मुतासिर तो है हमें, लेकिन हम कारोबारी लोग हैं, हम नहीं जाते उस तरफ जाना। जो अपनी तरफ से कोई लड़ना चाहते हैं वो लड़ें, लेकिन हम लोग सियासत में नहीं घुसना चाहते क्योंकि हम लोग कारोबार करते हैं, क्योंकि इसको भी फिर वो एक वो बना लिया जाता है। अच्छा, कोविड के हवाले से जो आपने पूछा, तो इसमें हम अपनी मार्केट में तो ज़ाती तौर पर जो है हमने ऊपर तो खुसूसी तौर पर नीचे भी है उसका कंट्रोल है, OPC का ख्याल रखा जाता है और कस्टमर नहीं बगैर मास्क के चलता। चौकीदार जो तीनों जीनों पे हमारे लेडीज़ के खड़ा हुआ है, वो जब तक उनको वो नहीं लगा के देता गा वो नहीं ऊपर चढ़ती। इसी तरह से ऊपर भी जो दुकानदार है हमारी, ये तो देखें, ये एक तो उसका जो काम है मेहंदी का, वो जो करीब बैठ के लगाएगी, और इसी तरह सैलून का भी आप भी कहते होगे, जब आईब्रो बना रही है, फेशियल कर रही है, जो भी उनको क्लोज होना ही पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए मैं मसलसल उनको ऊपर सख्ती है कि मास्क लगा के रखें और कस्टमर को भी दे दें, और जो नहीं लगा के आती उसको दे देते हैं नीचे चढ़ने से पहले। लेकिन सर आईब्रोज का तो इस तरह कहना कि वो थ्रेड जो है वो उसी से वो करती है, धागा मुंह में लेके, जाहिर सी बात है वो करती है और फिर उससे वो आईब्रोज बनाती है, तो वो तो एक जो आपके कस्टमर, आप उसको मास्क की पाबंदी करते होंगे। यही है, उसको कस्टमर को, यानी कोई कम से कम एक तो वो करे, उसके बाद जो फेशियल वगैरह उसमें जो वर्कर है वो तो फिर सैलून की वो कर लेती है। तो मेरा मकसद कहने का ये कि उसकी पूरी जब आदि भी हो गए, मार्च से चल जाएंगे तो अपने साल होने को आ गया है, वही तो कह रहे हैं, अगले महीने जो साल हो जाएगा, तो उसके बाद जो मैं कैमरे लगाए वहीं से भी, और उसके बाद स्पीकर लगाए हुए, मैं खुद जाती तौर पर निगरानी करता हूँ, मैं फौरन बोल देता हूँ फलाने तूने मास्क नहीं लगाया हुआ, क्योंकि मेरे लिए वहाँ फैमिली की तरह से है वो मार्केट। आज 40-45 साल हो गए, वो लड़की आई थी जो सब बनी है, उसकी शादी हुई, उसकी भी बेटी हुई, उसके भी बच्चे हो गए, तो मेरे पास तीसरी नस्ल चल रही है वहाँ। तो माशाल्लाह वो सुन भी लेती हैं, मैं डांट डपट भी कर लेता हूँ, ये करता हूँ, सुन भी लेती हैं। तो मास्क का और इस चीज़ का, सैनिटाइजर का, सोशल डिस्टेंस का, इसका काफ़ी ख्याल रखा जाता है, क्योंकि मुतासिर, और अल्लाह का शुक्र ऐसा है कि कोई लेडीज़ मार्केट की कोई दुकानदार मुतासिर नहीं हुई है। मैं भला अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जैसे इसकी लपेट में आई, अल्लाह ना करे कि उस तरह से हो, क्योंकि ज़ाहिर है वो ख़वातीन भी मजबूर हो के अपने घरों से निकली हैं और उनके पता नहीं क्या ऐसी मजबूरियाँ हैं कि वो, जाहिर सी बात है, कौन चाहता है कि हम घर पे भी थके, घर पे भी जाहिर सी बात है जाके काम करना होता है ख़वातीन को, फिर बाहर भी जिम्मेदारियाँ सारी निभाएं, तो वो एक बहुत ही वो है कि अल्लाह पाक उनको स्टेबल ही रखे। बहुत ज़्यादा हालात और महंगाई और हालात इस वजह से मैं देखता हूँ ना, बाद वक्त जो सुनाती हैं, और ये जो हमारे मार्केट के ऑनर मोहम्मद असलम शाह खान, वो कभी उन्होंने राशन भी बांटा है, हम भी खुद भी जो उनकी मदद की है मदद, उन लोगों को राशन भी दिए। जिस वक्त शुरू में जब 4-4 महीने बंद रहा, बिजली के बिल भी जो है माफ़ कराए गए, कुछ जिस तरह से जो कर सकते थे ऑनर किए, और ताजरों ने बहुत काम किया इस सिलसिले में। अब तो बहुत ज़्यादा काम किया है कि जो जहाँ जहाँ पहुँचाया गया, कहीं बस्तियों में इधर जो जितना कर सकता था किया है, लेकिन अब तो बिल्कुल ही हिम्मत लोगों की जवाब दे गई है, कमरें टूट गई हैं लोगों की, कितना करेंगे, साल होने को आ गया, और अगर खुदा न ख्वास्ता ये चीज़ हमारे साथ मुसलसल रही तो किस तरह से एडजस्ट करेंगे, किस तरह से सरवाइव किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट का जो हाल है वो भी बहुत ही बुरा हाल है। जो हाथ है ना मैम, आज वो लेने वालों की तरफ हो गए। हकीकत है, हमारी गवर्नमेंट को ये बात नज़र नहीं आ रही कि जो कराची शहर जो था, ये पूरे पाकिस्तान में अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई भी मसला आता था तो ये बढ़ चढ़ के इमदाद देते थे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। ऐसे ही और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये कोरोना की सूरत हाल जो फर्स्ट ले रही है, उसमें मैं ये समझता हूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर सबने अपनी जगह किरदार अदा किया होगा, लेकिन वाहिद कराची सूबा है कि जिसने बेताशा, मकसद है कि दुकानदारों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं समझता हूँ कि इतना राशन बांटा कि बाज़ जगहों से तो ऐसा पता चला कि एक घर के अंदर 100 और 50 राशन मिले। अच्छा। और उसके बाद वो कुछ राशन ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो मार्केट में गए, स्टोर के ऊपर कहा जी हमसे राशन ले लीजिए और हमें ये आइटम दे दीजिए, हमें ये आइटम दे दीजिए, हमें ये आइटम दे दीजिए। आप अंदाज़ा कर लें कि इस तादाद में लोगों तक राशन पहुँच गया। अब एक गवर्नमेंट तो ये कहती है, दावे करती है, सिंध गवर्नमेंट ने दावे और वादे किए थे कि हमने इतना राशन बांटा, कोई राशन नहीं बांटा उन्होंने, सिर्फ दुनिया दिखावा किया। सर राशन दिया भी होगा ना, मैं बताऊं यहाँ पे काली भीड़ इतनी है कि वो मुस्तहिकों तक पहुंचा ही नहीं है। किया होगा यकीनन, बिल्कुल मैं नहीं कहता सिंध गवर्नमेंट ने बिल्कुल बजट बनाए, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ कि लोगों तक नहीं पहुंचा। लोगों तक जो है बिजनेस कम्युनिटी ने ही राशन पहुंचाया, प्लस इसके अलावा जो मतलब वेलफेयर है, जैसे सैलानी
बहुत अहम किरदार अदा किया, बहुत अहम किरदार अदा किया। और मैं समझता हूँ इसी तरह दावत इस्लामी ने भी अपना किरदार अदा किया। मतलब ये तमाम हमारे यहाँ मजहबी तंजीमें भी अपना काम करती हैं, अपना रोल किरदार अदा करती हैं। और ये जो मकसद NGOs बने हुए हैं, अच्छा इन NGOs के अंदर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इनका भी ऑडिट होना चाहिए, कौन सी लीगल है कौन सी नहीं है, और इनको ये भी पता चलना चाहिए कि इनका ज़राए माश कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, क्या इसमें कोई गलत एक्टिविटीज तो नहीं है। तो लिहाजा इनको भी एड्रेस करना होगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है, बहुत इन्होंने अहम बात की है कि कुछ लोग होते हैं जो अपने ब्लैक को वाइट करने के लिए NGO रजिस्टर्ड करवा के उसकी मदद ले रहे होते हैं, और फिर वो इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि हम NGO, हमारे पास जो फंडिंग हो रही है और उसी के जरिए जो हम लोगों की खिदमत भी करें, जबकि पीछे क्या मामला चल रहे हैं, क्या हो रहा है, वो किसी को नहीं पता। जी, एक NGO यानी शीमा किरमानी एक बहुत बड़ा नाम है कराची में, जो शुरू से वो कथक डांस वगैरह के लिए, उन्होंने भी शायद उन्होंने मुझसे 2 दफ़ा कांटेक्ट किया। उन्होंने तकरीबन 200-250 बैग जो है मेरे यहाँ आके बांटे उन्होंने। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ आपके चैनल के हवाले से। उन्होंने ख़वातीन के हवाले से उन्होंने किया, जो बिल्कुल वर्कर जो 6000 या 8000 तनख्वाह पे भी रखती हैं वहाँ, इतनी बताइए 6000 में क्या गुजारा होगा। उन लोगों की फिर एक लिस्ट बना के उन्होंने खुद आई हैं और मेरे साथ बैठे, उन्होंने भी बांटे 200-300 राशन के बैग 2 मरतबा। नहीं, इस बार फलाई NGO का बहुत बड़ा किरदार है, लाखों के हिसाब से राशन बांटा है, बहुत ज़्यादा, और हमारी ताजर बरादरी का भी एक बहुत बड़ा किरदार है। और ये बात तो आपने बहुत प्यारी बात की है कि जब भी खुदा न खास्ता सही कोई सिचुएशन आ जाती है, या फिर अगर सैलाब की हो या किसी भी ज़लज़ले वगैरह की, तो कराची की आवाम का दिल बहुत बड़ा है इस मामले में। वो फौरी तौर पे उस पॉइंट पे पहुंच के जो है वो इमदादी जो है वो सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। कहीं भी सैलाब आए या कुछ भी हो जाए, कराची सबके साथ खड़ा होता है, बिशाना बशाना रहता है, लेकिन कराची के साथ ही सलूक किया जाता है। बहुत ही अफसोस की बात है अगर आप सोचें कि कराची हर जगह पे उनके साथ है, हर कराची पाकिस्तान का दिल है, उसके बावजूद उसके साथ रोशनियों का शहर है, उसकी रोशनियाँ मतलब मुझे लग रहा है वो मुरझा सी गई है, वो डल हो गई है उससे, क्योंकि हमारे बिल्कुल मुरझा गई है। कराची रोशनियों का शहर कहलाता था, पूरे पाकिस्तान में कराची की एक अहमियत थी। लेकिन मुझे आज अफसोस होता है कि वो ये कराची जो पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला, पूरे पाकिस्तान को देखने वाला, पूरे पाकिस्तान के चारों किसी भी सूबे में कोई तकलीफ होना उससे अपनी तकलीफ महसूस करना, मुझे अफसोस है कि किसी भी सूबे से हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाई जाती कि कराची में जो ये मामला हो रहे हैं, खुदारा इसको ठीक किया जाए। इस पर कोई सिस्टम पे, मैकेनिज्म पे काम होना चाहिए। आप देखिए तरक्याती कोई काम नहीं, कराची बिल्कुल तबाह, सड़कें ख़त्म हो गई हैं, सेवरेज का निज़ाम तबाह है, के इलेक्ट्रिक को कोई पूछने वाला नहीं है। हर चीज़ इस वक्त मैं समझता हूँ कि कराची को तो बिल्कुल इन्होंने दीवार से लोगों को लगा दिया। कराची बिल्कुल तबाही के खाने में बैठा हुआ है। सही है, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये बात। जिस तरह से बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई जो है उस तरह का हमारी उम्मीदों को नहीं पूरा किया जा रहा है, जो हम चाहते हैं उस तरह से हमें नहीं डिलीवर किया जा रहा है। सड़कों का हाल, सीवरेज का निज़ाम, आवाम पानी के लिए परेशान, मतलब ये कब तक इस तरह से होगा, कब तक? पानी कंस्ट्रक्शन के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया इसमें हम तेज़ी करेंगे, लेकिन कराची में देखें गैस नहीं है, बहुत सारे आज भी 2-3 साल होगा प्रोजेक्ट खड़ा हुए, लेकिन उसमें 80 फ्लैट अभी मेरे बनाए हुए तैयार खड़े हुए होंगे, लेकिन गैस को लिए रो रहे हैं। गैस नहीं है तो कहाँ से बेचें? 1.5 साल हो गया यूँ ही खड़े हुए होंगे, बताइए क्या करें? तो ये तो जब गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो वो कहाँ से तरक्की करेगी इंडस्ट्री? हमारी बदकिस्मती है कि हम दूसरे हुक्मरानों में बैठ के मतलब पावरफुल हुक्मरानों की बातों को सुन के मान रहे होते हैं, और अपने मतलब जो हमारे मकासीब हैं, जो हमारे मामलात हैं, जो हमें तकलीफ़ है, जो उसकी ज़रूरत है, वो पूरा नहीं होता। आप अंदाज़ा करें कि अभी इस वक्त हमें गैस की इतनी शदीद ज़रूरत है कि साइफिन तो अपनी जगह पर है, घरेलू साइफिन, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी तबाही की तरफ जा रही हैं। अगर ये गैस का बहरान रहा तो मैं समझता हूँ कि महंगाई का तूफान बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा। इन्हें चाहिए कि या तो ईरान से ही गैस को किसी तरीके से जो है ना लें, और या अमेरिका को चाहिए कि इनकी पाबंदियां हटाएं, ईरान में से इस तरह की चीज़ें करें ताकि हमें कोई चीज़ मिल सके। हमें तकलीफ़ है, अमेरिका इस बात को भी देखे कि ईरान को आपने जो पाबंदी लगाई है उस पर थोड़ी सी नरमी करें ताकि हमारे मसाइल हल हो सकें। हमारे पास गैस शॉर्टेज है, अगर वो हमें गैस देना चाहते हैं, हम गैस लेना चाहते हैं ताकि हमारी मैशत कम से कम अपने पैरों पे तो खड़ी हो सके। सही कह रहे हैं आप सर। इस तरह से ट्रांसपोर्टर्स का भी हाल बहुत ही बुरा है, वो बेचारे भी रो रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी यही आवाज़ें हैं कि उनका भी यही कहना है कि भाई हमारे लिए भी कुछ कर दो।
कुछ इतने उनके ऊपर भी टैक्सेस लग चुके हैं, वो भी कहाँ खड़े हुए हैं। आप हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे ट्रांसपोर्ट के हवाले से, आप बात कर रहे थे, मतलब मुझे सुन के बहुत तकलीफ हो रही थी वो सब चीज़ें। तो आप, मैं चाहूँगी हमारे नाज़रीन को भी वो बात मतलब बताएं जो आप मुझसे डिस्कस कर रहे थे। देखिए, बात ये करेंगे, कराची में बदकिस्मती से आप अंदाज़ा कर लेंगे 1970-75 के अंदर जो बसों का KTC का एक निज़ाम आया था, गवर्नमेंट की तरफ से वो बसें चल रही थी, तो उससे काफ़ी सफ़र था। और मैं समझता हूँ कि उसके जो स्टैंड बनाए, बस स्टॉप बनाए हुए थे, और जो उनके बस डिपो उन्होंने जगहों पे जो उन्होंने वो काफ़ी बड़ी बड़ी वर्कशॉप है, काफ़ी बड़ी बड़ी जगहों पे, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बड़ी जगह इनके पास आज भी वो जगहें मौजूद हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुदारा ही चलाएं। देखिए, पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक नहीं 5-6 नामों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है। एयर कंडीशन बसें वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इतनी ईजी है कि 20 रुपये का किराया है, और वो यानी कि 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर तक का सफ़र करवा रही है। आप मेट्रो को तो छोड़ दें, मैं तो ग्रीन लाइन की बात ही नहीं कर रहा। मैं ग्रीन लाइन ये 4 साल हो गए, 3 साल हो गए हम तो अटके हुए, बल्कि हमारा कराची शहर मस्जिद तबाह हो गया है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुदारा मैं सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, दावे बहुत करते हैं। नासिर हुसैन साहब पिछले के टाइम में मुसलसल ये कहते रहे कि 600 बसें आ रही हैं, 800 बसें आ रही हैं, 2000 बसें आ रही हैं, इस महीने में आ जाएंगी, अगले महीने में आ जाएंगी। साथ साथ वो मंसूबे भी खत्म हो जाते, क्या जब करें? मसला ये, हमारी बदकिस्मती ये कि कोई भी शख्स किसी चीज़ को ऑन नहीं करता, बात सब करते हैं। सिंध गवर्नमेंट को इस पर अहम किरदार अदा करना चाहिए। ये सिंध का दारुल खिलाफा है। सही बात है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये कि यहाँ पे सब सियासी इंतखामात एक दूसरे से लेते हैं कि इसने इसको वोट दिया है, इसको नहीं दिया। और भाई, बिजनेस कम्युनिटी का क्या कसूर है, ताजिरों का क्या कसूर है, आवाम का क्या कसूर है? आवाम ने जिसको चाहा, अगर उसने सपोर्ट नहीं किया तो कम से कम आप तो सपोर्ट करें। आप तो सिंध का हिस्सा हैं, ये दारुल खिलाफा है, मिनी पाकिस्तान है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वफाक भी इसको देखें और इस सिलसिले को बढ़ाए आगे। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो कब तक इसको नोच के खाओगे कराची को? एक दिन आएगा कराची खाली हो जाएगा। कराची के अवाम भी ना किसी दिन बहुत ज्यादा परेशान होकर सड़कों पे निकल के आ जाएगी और बोलेंगे हमें किसी किस्म की कोई हुकूमत की जरूरत नहीं, आप खुद ही काफी हैं। मैम, इस काबिल भी नहीं छोड़ा। आप ये देखें कि इतने मसाइल पैदा कर दिए हैं, इतने मसाइल पैदा कर दिए, हर शख्स अपने अंदर इतना उलझा हुआ है। एक घर में अगर 4 भाई हैं, बगैर काम किए, वो मकसद है कि फैमिली के अफराद वो अपना घर नहीं चलवा। हमें अच्छी तरह याद है कि हमारे वालिदैन, अपनी बात कर रहा हूँ पिछले दौर के अंदर, कि एक घर में एक शख्स कमाता था और पूरा घर खा रहा होता था। आज बदकिस्मती ये बरकत ख़त्म हो गई है, क्योंकि सिस्टम ऐसा ख़राब आया है कि बरकत ख़त्म हो गई। 10-10 आदमी घर के कमा रहे फिर भी पूरा नहीं हो रहा। सर, बरकत की आप बात कर रहे हैं, वो बातें बिल्कुल आपने ठीक की कि बरकत ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ना मिलावट, धोखाधड़ी, करप्शन, क्राइम इस कदर बढ़ चुका है ना, हम उन्हीं चीज़ों, दुनियावी चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो हो चुके हैं कि बस हम किस तरह से शॉर्टकट अपना लें। और जो आपने बात की कि बरकत की खाने में, तो बात यह है कि हम जो चीज़ हम लोग एक पैसे दे के खरीद रहे हैं, हमें उस तरह की वो चीज़ मिल नहीं रही है, ऐसे ही वो उसमें भी चोरी हो जाती है। मैं यहाँ पे अभी उन जो है मार्ट्स का नाम नहीं लूँगी, वो बाकायदा अगर उन्होंने आधा किलो का तो उन्होंने उसमें से आधा पाव वो कम कर लेते हैं। 450 ग्राम के पैकेट बनाए हुए हैं, किसी ने 480 ग्राम के पैकेट बनाए, 500 ग्राम का नाम लेते हैं और उसके भी 400 ग्राम का पैकेट होता है। अब ये देखिए, यहाँ तक हो रहा है, हमारी आवाम इतनी सीधी, इतनी मासूम है ना, उसे कुछ नहीं पता, वो फिर भी मजबूर है। सारी सी बातें क्या कर सकते हैं, समझते सब कुछ है, लेकिन वही बात जो आपने कहा कि मजबूरी आ जाती है। अब ये जैसे पहले इसकी बात मैं फिर कर रहा हूँ, कर्जे की शेख साहब के साथ ही जाके नासिर हुसैन साहब से मीटिंग की, उन्होंने वादा किया था, शेख साहब याद होगा, कि हाँ ठीक है, ये छोटे दुकानदार को हम कर्जे देंगे, आप लीज दो, ये करो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सीएम साहब से हमारा इजलास हुआ, मेरी अपनी ज़ाती मीटिंग हुई, मेरी अपनी एसोसिएशन के तमाम लोग थे, सीएम साहब की मीटिंग में, सीएम हाउस के अंदर हुई है। उसमें अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कासिम सरासरी साहब मरहूम हमारे साथ हुआ करते थे, BMG ग्रुप के चीफ चेयरमैन थे, वो भी मेरे साथ मौजूद थे। उसमें फेडरेशन के जो हमारे मियाँ जाहिद साहब थे, वो भी उन्होंने अहम किरदार अदा किया, वो बैठे थे। सलीम मांडवाला साहब मौजूद थे, उसमें तमाम वज़रा मौजूद थे, कमिश्नर कराची मौजूद थे, ज़ुबैर ये समझ लीजिए, नासिर हुसैन साहब मौजूद थे, सईद गनी साहब मौजूद थे और अपना मुर्तज़ा वहाब मौजूद थे। इन्हीं तमाम वज़रा मौजूद थे। उसमें बैठ के बात हुई है। उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम छोटे ताजिरों को बिला सूद कर्जा देंगे सिंध को, और वफाक से बात करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। देखिए मैम, फर्स्ट लेयर गुजर गई, सेकंड लेयर भी गुजर रही है, एंड हो रहा है। बीच में जो बारिशों ने हाल किया, कराची के ताजिरों को बिल्कुल दीवार से लगा दिया। अभी तक सिंध गवर्नमेंट का प्रोसेस चल ही रहा है, हम गाय बगाए पूछते ही रहते हैं, हाँ जी वो प्रोसेस में है, वो पता नहीं कब तक हल होगा। अगर काश वही हमें ये दे दें तो छोटा ताजिर हमारा कम से कम उसके आंसू पूछ जाए। हम ये कहते हैं कि बैंकिंग की जो मसले के फॉर्मेलिटीज़ है वो हमारा ताजिर पूरी करेगा। आप उसको सब्सिडी के तौर पे
गवर्नमेंट को चाहिए कि सब्सिडी के तौर पे, अगर गवर्नमेंट का 5% का या 4% का जो शेड्यूल है बैंकों का, वो उसके अंदर सब्सिडी के तौर पे उसको दे दे। 1-2% का जो चार्ज बैंकिंग का है वो कंज्यूमर से ले ले। मतलब हमारे जो दुकानदारों को जो कर्ज देंगे बिला सूद, उसमें वो उसका चार्ज लगा लें बैंकिंग में, ताकि हम बिला सूद की बात कर सकें कि हमें सिंध गवर्नमेंट और वफाक ने जो है बिला सूद कर्जे दिए। तो छोटे ताजिरों को, अगर वो छोटे बिजनेस करने वाले या छोटी इंडस्ट्रीज़ को अगर ये चीज़ें देंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। अगर ये चीज़ें नहीं देंगे तो हम पहले ही तबाही की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि इन्होंने अभी मराठ दी, टेक्सटाइल में इन्होंने काम किया गुजरावाला में, बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा काम किया, लोग उसमें रुक गए। इसी तरह उन्होंने सियालकोट में काम किया, वहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा है, बड़ी खुशी की बात है। हमारे लोग हैं, हमारे भाई। अच्छा, कराची, मैं वही कह रहा हूँ ना, कराची को इस तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि कोई पॉलिसी है क्या करना चाहते हैं, इस शहर के साथ क्या करवाना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा। बड़ी मुश्किलों से हम कायम हुआ है। इसीलिए हम पाक फौज का और रेंजर्स का जो शुक्रिया अदा करते हैं बार बार आपके चैनल के तवज्जुह से। यही बात इसलिए कहते हैं कि क़याम अमन के लिए जो रेंजर्स ने अपना किरदार अदा किया, इस पर तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आज स्ट्रीट, देखिए आज फिर स्ट्रीट क्राइम जो है वो सर उठा रहा है। और आप यकीन करें कि आप ये देखें, स्ट्रीट क्राइम इतनी ज़्यादा वारदातें हो रही हैं, कोई शख्स महफूज नहीं है। 1 सेकंड में बाइक आती है और बंदा संभल भी नहीं पाता, उसकी कनपट्टी भी रखते हैं, उसके बाद जो कुछ होता है वो लेके चले जाते हैं। इसी तरह दुकानदारों के साथ भी यही हो रहा है। फिर अब तो आप ये देखें ना कि लूटने के दौरान हम तो उन्होंने ये इस तरह का सिलसिला शुरू कर दिया कि वो फायर मार देते हैं, लोग एक्सपायर हो रहे हैं। तो सिंध गवर्नमेंट को भी इस मसले से, सिंध गवर्नमेंट को भी देखना होगा। IG सिंध से भी मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, DG रेंज से भी रिक्वेस्ट होगी कि खुदारा अपनी पेट्रोलिंग को बढ़ाएं, मार्केटों को, लोगों को, 3.5 करोड़ आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। बिल्कुल, आपने अच्छी बात की। ज़रूर है, वो तो कर भी रहे, रेंजर्स के बहुत बड़ा किरदार है इसमें। और जिस तरह से आपने कहा, लेकिन एक अफसोस ये भी होता है कि कुछ बासरूर ज़राए से हमें पता चलता है कि सिंध पुलिस को मसद सही महीनों में उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं दिया जा रहा, उनको बजट नहीं दिए जा रहे। जब आप उन्हें बजट नहीं देंगे तो वो हमारे लिए फिर यही मसाइल पैदा होंगे। नहीं सर, हर तरह के बजट्स हो रहे हैं, सब चीज़ें, सारे मामलात अच्छी तरफ, लेकिन कुछ काली भेड़ें ऐसी होती हैं जो नई डिपार्टमेंट को बेहतरी की तरफ जाने देती है। वो कुछ शरपसंद अनासर इस तरह के होते हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी सिंध पुलिस जो है, माशाल्लाह। हमारे एडिशनल साहब, IG साहब जो है बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, माशाल्लाह। पुलिस डिपार्टमेंट जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन कुछ इस तरह की, एक वो होता है ना कि एक तालाब में अगर गंदी मछली आ जाए तो पूरा तालाब गंदा कर देती है। तो यहाँ पे भी इसी तरह की सिचुएशन है कि एक मछली होगी कि मतलब एक नहीं, यहाँ पे 3-4 मछलियाँ ऐसी होंगी जिन्होंने पूरा डिपार्टमेंट का नाम खराब करके रखा है। देखिए, सिंध गवर्नमेंट को भी पता है और मसला सिंध पुलिस को भी पता है कि 3.5 करोड़ की आबादी के अंदर ये जो नफरी है ना काफ़ी है। इस वजह से जराइम का रेशियो बढ़ा हुआ है। मैं तो IG सिंध से और एडिशनल IG गुलाम नबी मेहमान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि नफरी बढ़ाएं, नफरी का फुकदान है। प्लस इसके अलावा सेफ सिटी तौर पे जो है कराची के अंदर जितनी भी शाहराह हैं और जितनी मार्केट के इर्द गिर्द जो एरिया है वहाँ पे कैमरे नफ्स किए जाएँ। खुदारा इतने बजट आप आते हैं, इतना पैसा आप ले रहे हैं, इतना बजट बनता है, वो जाता कहाँ है? खुदारा ये कम से कम सेफ सिटी के तौर पे कैमरे लगाएं ताकि कैमरे की आंख से लोगों को पकड़ा जा सके, जराइम पे काबू पाया जा सके। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि हर स्ट्रीट पे, हर पोल के साथ जो है, मतलब एक नहीं, आप बेशक 2-3 पोल्स छोड़ के, लेकिन आप लगाएं, हर सोसाइटी के बाहर होना चाहिए। मतलब इस तरह का वो पूरा ताजिरों को भी बुलाएं, उनकी भी राय ली जाए, उनके वो किस तरह से चाहें कि हम, क्योंकि एक ताजिर का भी एक बहुत बड़ा अहम किरदार है कराची के उसमें हालात में, कि वो आप लोगों ने किस तरह से सब चीज़ें मामलात लेके चल रहे हैं। इस महंगाई के दौर में भी ताजिर खड़ा हुआ है कि बस अब किसी तरह से हम अपनी मईशत को ना कमज़ोर होने दें, कि आप लोग का बहुत बड़ा अहम किरदार है इसमें। तो आप लोगों का भी मशवरा लेना चाहिए सिंध पुलिस को पूरा, जब ये काम कर रहे हैं कराची के कैमराज लगाने के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर मार्केट्स के बाहर इस तरह की ज़्यादा वारदात होती हैं जब लोग कोई कुछ सामान लेके निकल रहे होते हैं। ज्वेलर्स मार्केट जो है उनके भी दुकानों के बाहर होता है। सर, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि पुलिस कोऑपरेट करती है। जैसे शेख साहब ने कहा, हमारे पहले ऐसे जो थे हाजी सनाउल्लाह, कोई बात कह दी कोऑपरेट कर दिया। अब इस वक्त शफीक साहब आफरीदी हैं, वो भी कोऑपरेट करते हैं। क्योंकि एक बात जो आपने सुनारों की कही, 300 दुकानें सिर्फ करीमाबाद पे सुनारों की, बिल्कुल। और वो सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा, हमारे दुकानदार भी कुछ कैमरा लगा लिया, उन्होंने कैमरा लगाया, वो यूँ झुका हुआ है अपने गेट पे। भाई तो उसको इस तरह से करें, बताते भी हैं कि कोई कुर्बो जवार में उसमें कवर तो हो, और वो पकड़ में CCTV कैमरे बहुत ज़रूरी हैं। तो थोड़ी सी हमारी दुकानें उनको बताते हैं, कर लेते हैं वो। लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से सही पुलिस की वर्दी सिर्फ जो है ना, वो वर्दी पहन के अगर वो मुझसे में खड़ा दो तो डकैत चोर दूर से ही होशियार होता है वो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पुलिस की नफरी इस तरह से होनी चाहिए। और आती हैं मोबाइलें, लेकिन जिस वक्त मार्केट बंद
होने का वक्त है ना, उस वक्त आके वो खड़े, वो कहते हैं ये पिक टाइम है, इस वक्त लोग पैसे, ये कारोबार लेके निकलते हैं, पैसे ये वही सवाल से। बहरहाल ये उनकी अपनी पॉलिसी है, कॉपरेट करती है पुलिस, जैसे शेख साहब ने कहा, लेकिन उनको भी वही कि काली भेड़े हैं, कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती। और फिर ये अभी एक बात हुई थी, मुझे एक एसपी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप पूरी कराची में देख लें कि सिंध पुलिस में सबसे ज़्यादा सजाएं दी जाती हैं। जी। उन्होंने सजा के हवाले से बनाया कि सिंध पुलिस में सबसे ज़्यादा सजा दी जाती है, क्योंकि एक अभी प्रोग्राम होता है CPLC से और हमें बुलाया गया था, वो ये सिटीजन पुलिसिंग के हवाले से ये कमेटियां बना रहे हैं। अच्छा। हाँ, कि जैसे और दुनिया में है, बाहर देखा है मैंने, ऑस्ट्रेलिया में इधर उधर ये बनी भी है सिंध पुलिस के हवाले से, बिल्कुल ऐसी हैं। तो यहाँ पे भी ये बनाना चाह रहे हैं। तो उसी हवाले से हमें मीटिंग थी, उसमें बुलाया था, तो उसमें भी मैंने कहा था, अब लेडीज मार्केट के हवाले से वो एसपी साहब को मैंने कहा कम से कम ख्वातीन कांस्टेबल तो कम से कम दे दो लेडीज में। नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं है। चोर पकड़ते हैं हम, अब वो लेडीज पकड़ लेते हैं, अब किसी अपनी दुकानदार को बोलते हैं इसकी तलाशी ले, अब वो इधर ले जाके लेती है, निकलते हैं पैसे, सोना भी बयालियाँ चुराइए। अगर हमारे पास वो लेडीज कांस्टेबल हो, अच्छा आती भी है बाद वक्त ऊपर, लेकिन उनको बताते हैं, वो बेचारी अपने मेकअप में इसमें लग जाती है, वो सेटिंग कर लेती है। हालांकि मैं कहता हूँ भाई आप आइयो ना, यही तो मसला है कि आप अपनी ड्यूटी सही से नहीं अंजाम दे रहे हैं। आप आते किस मकसद से, आप लग किन कामों में जाते हैं? पेट्रोलिंग के लिए जब हमारे पुलिस एहलकार रोडों पे निकल रहे होते हैं तो वो कभी ठिये वाले को बोल रहे होते हैं कि भाई ये थैली बांध के दे दो, कभी रिश्वत ले रहे होते हैं। तो यही मेरा कहने का मकसद है कि कुछ तरह की शरपसंद अनासर होते हैं जो डिपार्टमेंट का नाम बदनाम करने के पीछे पड़े हुए, और उनको अपनी नौकरी से प्यार नहीं है, सिर्फ वो चाहते हैं कि हम शॉर्टकट अपना लें। सीधी बात। अगर सर कोरोना जो है हमारी जिंदगी में इसी तरह से रहा तो फिर ताजरों का क्या हाल होगा? सर हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने कहीं भी, जिस तरह से आप बताया ना, जिस तरह से ताजिर करता रहा, जिस तरह से आप खुद भी जानती हो पूरा कराची सपोर्ट करता रहा, खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ हमारी कंपनी में, तो हमारे डायरेक्टर असलम साहब ने भी बहुत सपोर्ट किया, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो अब कमर टूट चुकी है। खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ, जब भी मैं वो कर्जे की बात करता हूँ, खुदा ना खास्ता पूरे आप ताजिरों को दे अमल, तो छोटे ताजिर को, नहीं तो इन ख्वातीन पे तो रहम करें। कम से कम जो लेडीज दुकानदार है ख्वातीन की, इनके लिए कुछ ना कुछ कर लें। आपकी बड़ी नवाजिश होगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और वज़ीर आला सिंध से मैं गुजारिश करता हूँ कि इनके लिए कोई वो रख दें। अगर पूरे आप सिंध के छोटे ताजिर को नहीं दे सकते, अव्वल तो किसी को खड़ा होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को खड़ा होना चाहिए, इनको अप्रिशिएट करे, वफाक के साथ हमें तय करके छोटे ताजिर को, अगर आपने इस मैशियत की रेट की हड्डी को पानी देना है तो इसको बढ़ाएं, कर्जे दें, कुछ ना कुछ तो करें, कोई बैठे ताजिरों के साथ बात तो करें। अच्छा बहुत ज़्यादा कोई डंडा पड़ता है तो बैठ जाते हैं, ताजिरों को बुला लेते हैं, लेकिन कोई हल नहीं करते। खुदा के वास्ते कुछ हल निकालें इस कराची के लिए, छोटे ताजिर के लिए। आप क्या कहेंगे? देखिए मैं ये समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी को भी अपना एक किरदार अदा करना होगा और आवाम को भी अपना किरदार अदा करना होगा। और कोरोना हकीकत है, उसे झुटलाया भी नहीं जा सकता, लेकिन जब तक ये कोरोना की सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती, इसकी सही तरह वैक्सीन सही मार्केट में नहीं आ जाती, तब तक हमें अपना कारोबार भी जारी और सारी रखना है, SOPs पे अमल दरामद भी कराना है, सोशल डिस्टेंस भी बरकरार रखना है, ताकि हम अपने कारोबार को भी जारी और सारी रख सकें और कोरोना से भी निपट सकें। तो मैं आपके चैनल के तवज्जो से आवाम से भी ये करूँगा, सिंध की आवाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठें। और ज़्यादा अगर करीब होने से आपको बैठने का वो है तो फिर आप मास्क का इस्तेमाल करें। सैनिटाइजर अगर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हम अपने तमाम दुकानदारों को ये कहते हैं कि आप डिटोल का पानी बनाएं और गन से जो है हैंड वॉश करें, हर आने वाले कस्टमर के हैंड वॉश करवाएं। अगर वो किसी चीज़ को छूता भी है कोई कस्टमर, अगर वो उसका पॉजिटिव है तो खुदा न खास्ता किसी चीज़ को असरअंदाज नहीं होगा। तो मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये समझता हूँ कि SOPs पे अमल दरामद करते हुए हमें कारोबार को तो जारी और सारी रखना है। अगर हमें कारोबार को बंद कर दिया, जैसे टाइम शेड्यूल निकाल देते हैं आए दिन, मैं समझता हूँ टाइम शेड्यूल तो होना ही नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ 24 घंटे उसको ओपन इसलिए कर देना चाहिए ताकि कोई भी शख्स अपने टाइम पे जिसके पास टाइम सेफ है उसके मुताबिक वो मार्केटिंग कर ले। सही। लेकिन अगर आप ये चीज़ें बंदिश करेंगे, ये सारे मामला देंगे, आगे रमज़ान शरीफ आने वाला, फिर आने वाला है साल, तो हम तो रब से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस अजाब से हमारी जान छुड़वा दे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अगर खुदा न खास्ता कैसे बढ़ गए तो हमारा मुल्क इस काबिल नहीं है कि हम इसे सर्वाइव कर सकें। हकीकत बात है सर, हो सकता है हमारे अमालों का ही अजाब है जो अब इसीलिए मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए और उस अहम किरदार के अंदर अपने तमाम मकसद है कि सिंध गवर्नमेंट से मेरा ये अपील होगी बार बार कि आप अपने तमाम इकदाम इस तरह के करें कि सोशल डिस्टेंस भी मकसद बरकरार रहे और SOPs पे भी लोग अमल करें और अपने कारोबार को जारी और सारी भी रखें और थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करें। मकसद मास्क हो गया, ये सैनिटाइजर्स हो गए,
ये आम मार्केटों में लोगों के घरों तक इसको किसी तरीके से फ्री पहुंचाएं। मैं अभी ये गवर्नमेंट मेरे ख्याल पूरी से परसों दुनिया की के अंदर एक बात है, सिस्टम मैं है। एक मार्ट में गई थी तो वहाँ पे सिर्फ एक मास्क 20 रुपए का, वरना अगर हम पूरा बॉक्स लेते हैं वो मेरे ख्याल से 200-250 तक का मिल जाता है, लेकिन सिर्फ एक मास्क जो है वो हमें 20 रुपए का मिल रहा है। मतलब कि मैं ये सोच रही हूँ कि अच्छा वो मास्क जो है, मैं इत्तेफाक की बात है मेरे पास उस वक्त नहीं थे, वरना मैं अपनी गाड़ी में मास्क का पूरा बॉक्स रखती हूँ, क्योंकि मैं बाहर की मास्क इसलिए यूज़ नहीं करती क्योंकि मैंने अभी अपने पिछले शोज़ में भी कहा था कि वो जो मास्क हम यूज़ करने के बाद हम उसको फेंक देते, वेस्ट कर देते हैं, तो वो बच्चे उठाते हैं, उसको वॉश करते हैं, वो एक बॉक्स में डालते हैं और वो ही बेच रहे होते हैं। तो वो देखिए वो एक यूज़ हुआ हुआ, पता नहीं किस इंसान ने यूज़ किया, क्या बीमारी है, और वही चीज़ हम दोबारा से वो उस तरह से तो नहीं उसे वॉश बिल्कुल करेंगे, आपकी उस बात तरह से सही है। क्लीन ये तो करेंगे। किसी मेडिकल स्टोर से परचेज किया जाए, किसी ब्रांच से लिए जाए, ताकि वो आपको जेन्युइन चीज़ मिले। प्लस इसके अलावा मेरी ये रिक्वेस्ट होगी आपके चैनल के तवज्जो से कि जितने मेडिसिन की जो लोग काम करने वाले जिन्होंने स्टोर खोले हुए, खुदारा इस पे इतना प्रॉफिट ना ले, इस मास्क के ऊपर और सैनिटाइजर पे इतना प्रॉफिट ना ले, अपनी कौम को भी कुछ दे दे। ये जो आवाम है ये आप ही के भाई बंदे, आप ही के लोगों में से हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि इस मास्क को, जबकि ये डब्बा 160-170 रुपये का हो गया अभी 100, तो ये मास्क कम से कम 3 रुपये, 2 रुपये या 5 रुपये या 10 रुपये के 5 कर दें, या 5-10 रुपये के इस तरह दे दें, ताकि वो अपने उसके बाद उसकी गाड़ी के अंदर रखा हुआ हो या उसकी पॉकेट में रखा हो या कहीं घर से बाहर निकल रहा है तो अपनी पूरी फैमिली को 10 रुपये के अंदर वो लगवा दे। हाँ, असूलन तो ये हुकूमत वक्त को जो है ना सिंध गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवाना चाहिए। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, यही मेरा भी था कि ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें थोड़ा सा तो कॉपरेट करें, मास्क दे दें, सैनिटाइजर्स दे दें, क्योंकि एक सैनिटाइजर की बॉटल आप लेने के लिए जाते हैं तो वो भी इतनी की तकसीम 250-300 की हमें मिल रही है, ज़्यादा ये सैनिटाइजर ना दें, ये सैनिटाइजर ना दें, खाली मास्क ही फराम कर दें। हाँ, तो ये 3.5 करोड़ आवाम को 3.5 करोड़ अगर ये मास्क यहाँ दे देते हैं और 3 करोड़ सिंध की आवाम को देते हैं, 6.5 करोड़ मास्क इतने रुपए के नहीं होंगे। एक बहुत छोटा सा मिनी सा बजट है, लेकिन ये हर घर तक पहुँचा दें। 6.5 करोड़ मास्क बनाना देना गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन हम क्या करें, हमारी आवाम जो है वो बेचारी आज भी परेशान है और अपनी मदद आपके तहत ही पूरा निज़ाम चल रहा है। कराची से आवाम ही चला रही है, ताजर सर आ रहे हैं, कुछ इस तरह की फलाई एनजीओज है जिनका एक बहुत बड़ा किरदार है इसमें। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों ने इतना वक्त निकाला और आप लोगों ने इतना जो है मतलब ताजरों के लिए, आवाम कराची शहर के लिए आप लोगों ने कहा कि आप मतलब मैं समझती हूँ कि आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, जबकि ताजर जो उनके पीछे कोई बैक सपोर्ट नहीं रही है, कोई ना गवर्नमेंट की सपोर्ट है, इवन इतने भारी भारी से टैक्स आप लोग दे रहे हैं कि जो चार्म्स दिखाए जा रहे हैं, लेकिन उस तरह के वो चार्म्स नहीं पूरे किए जा रहे हैं। मतलब जो उनको ड्रीम्स दिखाए गए वो उन तरह की उस चीज़ें नहीं वो पूरी कर पा रहे हैं। बस अल्लाह ही हाफिज़ है ताजर पाकिस्तान कराची का। खैर पंजाब में तो बहुत ही बेहतर काम हो रहा है, लेकिन उस तरह से कराची के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। मैं आपका फिर से एक दफ़ा शुक्रिया अदा कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को आज का शो अच्छा लगा हो, क्योंकि मेरे शो की जो टाइमिंग्स है वो 1 से 3 हो चुकी है, तो इसी टाइम पे हम आपको हर हफ्ते मिलेंगे। और जिस तरह से मैंने आपको जिक्र किया कि डिस्पोजेबल जो ग्लास होते हैं अवॉइड करें, उसमें जो है आप लोग गर्म चीज़ ना डाल के पिया करें, ठंडी भी ना डालें, क्योंकि डिस्पोजेबल जो ग्लास होते हैं या स्पून या प्लेट आप किसी किस्म की भी आप उसमें यूज़ करते हैं तो वो उसमें कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो आपके जिस्म के अंदर जाते हैं। वो गर्म आप जब उसको डालते हैं, गर्म कोई भी चीज़ आप सूप पी लें या फिर चाय या कॉफ़ी वगैरह, तो वो मेल्ट होके जो है आपके जिस्म के अंदर जाता है और उससे कैंसर का भी सबब बन सकता है। कई किस्म की इसमें बीमारियां जो है पैदा हो सकती हैं। तो आप लोग मेरे जो आज का ये एक छोटा सा मैसेज था, तो मैंने सोचा मैं अपने आवाम को ये मैसेज दूँ कि आप लोग इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी एहतियात करें, ज़्यादा कोशिश करिए घर के अंदर ही आप लोग वो चीज़ बनाएं और उसको जो है एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। और बस यही है आज के प्रोग्राम का मेरा मकसद कि अपना आप लोग कराची की आवाम के लिए जो उनकी जो आवाज़ है उनको आला हुकाम तक पहुँचाना, उन कराची के मसले मसाइल को हाईलाइट करना। आज का प्रोग्राम अच्छा लगा, फीडबैक देना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके फीडबैक की बहुत मुंतज़र रहती हूँ। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।